ठीक है, स्टार्ट करें। आवाज आ रही है पीछे तक? ओके, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में हमने कुछ चर्चा कर ली थी, जैसे कि राजा राममोहन राय और किसी करी थी, ईश्वरचंद्र कर ली थी अभी नहीं, आज पहले भी करके आई हो, तो और किसकी कर ली थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो और तीसरा जो था हेनरी विवियन डेलेजियो, इन तीनों लोगों की चर्चा कर ली थी। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले टॉपिक हमने कौन सा डिस्कस किया था इसके अंदर? राजा राममोहन रॉय का। राजा राममोहन रॉय की आत्मीय सभा कब बनी थी? 1814 में। 1814 में राजा राममोहन रॉय की आत्मीय सभा बनी, फॉर्मेशन हुई। फॉर्मेशन होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? फॉर्मेशन होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ईश्वरवाद, मोनोथिज्म जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। और आत्मीय सभा के बाद में दूसरी जो इन्होंने संगठन बनाया वो कौन सा था? ब्रह्म समाज। मतलब बीच में कुछ नहीं था, हिंदू कॉलेज था ना। हिंदू कॉलेज कहाँ बना था? कलकत्ता के अंदर। और इसकी फॉर्मेशन के बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ में इन्होंने कौन से सब्जेक्ट नए इनिशियलाइज किए थे? मैकेनिक्स बताया था हमने, साइंटिफिक सब्जेक्ट इंस्टॉल किए थे, और साथ साथ में धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को भी इसके अंदर लाके रखा था, ठीक है। इसके बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। और ब्रह्म समाज का मेन ऑब्जेक्टिव सती प्रथा का उन्मूलन था। सती प्रथा का उन्मूलन था, साथ साथ में एक ईश्वरवाद के ऊपर भी बात की गई थी। और क्या हुआ था? विमेन एजुकेशन को लेकर बात हुई थी। और न्यूज़पेपर मैगजीन्स तो चलो इन्होंने निकाली थी, वो तो आगे ही है। लेकिन इसमें इन्होंने ब्रह्म समाज के अंदर एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देते हुए क्या करा था? हाँ, सामाजिक कुरीतियों को दबाने के लिए कई सारे, हाँ ठीक है, आंदोलन भी चलाए थे। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव एक ईश्वरवाद के साथ में क्या था? मूर्ति पूजा का खंडन, ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन, वो ब्रह्म समाज में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, पुरोहितों की आलोचना भी की थी साथ साथ में, जब इसके साथ में ये चीज हुई थी। राजा राममोहन राय के साथ में अगर हम लोग बाद में देखें, देवेंद्रनाथ टैगोर, और मैंने एक और लेगेसी बताई थी, केशव चंद्र सेन। ये दो व्यक्ति थे जो उनकी लेगेसी को लेके आगे बढ़े थे। तो अगर हम बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा बनाया गया कोई ऑर्गेनाइजेशन, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का ऑब्जेक्टिव राजा राममोहन राय के कार्य को आगे बढ़ाना तो था ही था, साथ में कुछ और चीजें भी तो उन्होंने ऐड की थी अपने। हाँ, विधवा पुनर्विवाह का जो है यहाँ पे कानून को लेके बढ़ावा देना, शिक्षा का बढ़ावा देना, महिलाओं की शिक्षा, बहुविवाह का उन्मूलन होना, बहुविवाह को रोकना, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर ऐड होके आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हेनरी विवियन डेलेजियो पढ़ा था हम लोगों ने। इनका मेन मुहिम टारगेट क्या था? यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, या यंग बंगाल आंदोलन के ये लीडर माने जाते हैं। और ये इस आंदोलन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस आंदोलन का मेन ऑब्जेक्टिव लोगों को आंदोलन में या छात्रों को क्वेश्चन पूछने का क्या अधिकार हो सकता है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी और लोगों को उसके लिए मोटिवेट किया था, ठीक है। तो हेनरी विवियन डेलेजियो तक हम लोगों ने ये सब चीजें देखनी थी। आज हमने बोला था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार ही हम चीजों को देखेंगे कि कितनी चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम?
चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में अगर चर्चा करने की कोशिश करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर लाइफ स्टाइल है या फिर किस तरीके से उनको एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी इस फील्ड में माना जाता है जो उन्होंने सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाया है ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में अगर थोड़ी सी बात करना शुरू करें तो इनकी लाइफ का जो पहला मकाम है वो है इनके नाम के आगे विद्यासागर वर्ड का लगना। ठीक है, विद्यासागर वर्ड का लगना। विद्यासागर का मतलब आप लोग समझा सकते हैं कुछ क्या होता है विद्यासागर का मतलब? विद्या का भंडार है ना, मतलब सागर का मतलब तुम लोग भंडार कह लो, सागर का सिनोनिम भंडार, मतलब बेसिकली विद्या का समुद्र कह सकते हो। ठीक है, इतनी विद्या इन्होंने यहाँ पे ग्रहण की कि इनके नाम के टाइटल ही लग गया विद्यासागर। जब ये संस्कृत कॉलेज के अंदर अपनी शिक्षा ले रहे थे तो वहां पे जो वहां के हेड थे उन्होंने इनको इस टाइटल के साथ में नवाजा था कि आप विद्यासागर हो। वैसे नाम ईश्वर चंद्र है लेकिन वहां पे इन्होंने इनको विद्यासागर के नाम से सम्मानित किया था। तो वहीं से इनका ये पूरा का पूरा स्टाइल शुरू हो जाता है जो इन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में किया। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में संस्कृत कॉलेज जहाँ से ये पढ़े हुए थे वहीं पे आगे चल के ये वहाँ के प्रिंसिपल बन जाते हैं। ठीक है, वहां पे जब ये प्रिंसिपल बने तो प्रिंसिपल बनने के बाद में इन्हें कुछ चीजों का एहसास हुआ और वो एहसास ये था कि बहुत सारी कमियां अभी इंडियन एजुकेशन में हैं जो कमियों को दूर करने की जरूरत है। उन कमियों को दूर करने के लिए कई सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिनके एग्जाम्पल्स में एक तो संस्कृत कॉलेज है, इसकी बात अगर हम लोग करें। एक कॉलेज था बनारस कॉलेज। ये बनारस कॉलेज कौन सा, जिसको हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है ना, हिंदू कॉलेज। ठीक है, और ऐसे कई सारे मठ अगर हम लोग ले लें या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे थोड़ी बहुत पूजा पाठ के साथ साथ में पढ़ाई लिखाई भी चला करती थी, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने निरीक्षण करना शुरू कर दिया और निरीक्षण करने में पाया कि ये कॉलेजेस ऐसे कॉलेज हैं जहां पे धार्मिक शिक्षा को तो बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन आधुनिक शिक्षा के बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। जैसा राजा राम मोहन राय कहते थे, राजा राम मोहन राय ने भी तो ये कहा था कि धर्म की शिक्षा से ऊपर उठना है और धार्मिक शिक्षा के अलावा आपको आधुनिक शिक्षा भी लेनी है। तो इन्होंने उन आधुनिक शिक्षाओं के ऊपर कार्य करना शुरू किया। इन्होंने लोगों को बताया कि अगर आप धार्मिक शिक्षाओं के हेरफेर में फंसे रहोगे तो शायद समाज के अंदर बहुत पीछे रह जाओगे। पीछे रह जाने के कारण आपके सामने ये रखे जाएंगे कि आप क्या करोगे, फिर वर्ण सिस्टम के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दोगे जो कि सिस्टम अच्छा नहीं है। विमेन के रिप्रेशन के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दोगे, मतलब विमेन को दबाना शुरू कर दोगे जो सिस्टम अच्छा नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है धार्मिक शिक्षा के साथ साथ में। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट चलाना शुरू करे। उन मूवमेंट में एक बहुत बड़ा जो आंदोलन इन्होंने चलाना शुरू किया था वो आंदोलन था, इस समय में डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे, डलहौजी गवर्नर जनरल थे और जिस संस्कृत यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा करते थे उसी संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने एक मुहिम चलाई, एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन में इन्होंने बहुत सारे छात्रों को अपने साथ में लिया और आंदोलन में पार्टिसिपेट करने को कहा और उससे रिलेटेड कानून बनाने को कहा। वो कानून किसके लिए था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए जब ये समर्थन जुटाने के बाद में 1854 में इसको लेके कानून बनने की बात हो गई। 1856 में ये एक्ट के फॉर्म में आपके सामने आ गया। जब भी कोई बिल पास होता है तो वो डायरेक्ट कानून तो नहीं बनता ना, पार्लियामेंट में जाएगा, पहले बिल बनेगा, बिल बनने के बाद में फिर कुछ समय लगेगा, जब फाइनल उसके ऊपर साइन हो जाते हैं तब जाके वो एक एक्ट बनता है। तो 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके समय में पारित किया गया। ठीक है, अब देखो दो तरीके की सोच होती है यहाँ पे। दो तरीके की सोचों को अगर निकाला जाए, एक होती थी रेडिकल सोच और एक होती थी कंजर्वेटिव सोच। रेडिकल का मतलब कोई बताएगा? रेडिकल का मतलब क्रांतिकारी विचारधारा, जिसको क्रांतिकारी विचारधारा कह सकते हैं, और कंजर्वेटिव का मतलब थोड़ी दकियानूसी सोच, जिसको हम लोग कह सकते हैं पुराने जमाने की या पुरानी चीजों से रिलेटेड वो सोच हो सकती है। तो रेडिकल सोच से ये प्रभावित तो थे, क्रांतिकारी सोच, लेकिन कंजर्वेटिव विचारधारा के भी कहीं ना कहीं समर्थक थे। कंजर्वेटिव विचारधारा के ऐसे समर्थक बन गए थे क्योंकि इन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू से पढ़ाई करी और संस्कृत यूनिवर्सिटी जिसके अंदर महिलाओं का पढ़ना बैन था, ब्राह्मणों के अलावा कोई व्यक्ति वहां पढ़ नहीं सकता था।
किसी और जाति या किसी भी समुदाय का व्यक्ति वहाँ नहीं पढ़ सकता था। तो ऐसे कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में इनके अंदर एक विचारधारा कंजर्वेटिव वाली आई जाएगी, क्योंकि उसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जहाँ महिलाओं का आना मना है और गैर ब्राह्मणों का आना मना है। तो इस संस्कृत यूनिवर्सिटी से ये कंजर्वेटिव विचारधारा इनको मिली, लेकिन रेडिकल जो सोच थी इनकी, वो रेडिकल सोच इनके अंदर कहाँ से डेवलप हुई? वो डेवलप हुई इनकी राजा राम मोहन राय की विचारधारा से। तो अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसी से इंस्पायर हुए इस समय, तो वो इंस्पिरेशन का सोर्स क्या था इनके लिए? राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन राय से इन्होंने ये रेडिकल विचारधारा सीखना शुरू करी, मतलब क्रांतिकारी विचारधारा। वही विचारधारा जो इन्होंने आधुनिक शिक्षा के तौर पर डेवलप करना शुरू करी, वही विचारधारा जिसके थ्रू इन्होंने विधवा पुनर्विवाह जैसे आंदोलनों को चलाया और उससे रिलेटेड एक्ट को बनाने का कार्य किया। ठीक है, तो जब भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपको कुछ भी लिखने को आए या किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, तो इन दो तरीके की विचारधारा के बेसिस पे आप उनका आकलन करना शुरू करेंगे। अगर आपसे बोला जाए क्या वो कंजर्वेटिव विचारधारा के थे, तो हाँ थे, ठीक है, लेकिन साथ साथ में रेडिकल विचारधारा या फिर क्रांतिकारी विचारधारा से भी उनका लेना देना था। तो दोनों ही विचारधाराओं से लेना देना था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने ऊपर जो हावी रखा वो थी क्रांतिकारी विचारधारा, जिससे समाज में परिवर्तन किया जा सकता। आप खुद समझते हैं कि अगर कंजर्वेटिव या दज्ञानोसी विचारधारा के ये व्यक्ति होते या इसी सोच को आगे बढ़ाते, तो शायद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसा एक बड़ा नियम पारित ना हुआ होता। ठीक है, तो महिलाओं की शिक्षा को लेके ये कार्य नहीं किया गया होता। इन कॉलेजेस में जैसा मैंने बताया सिर्फ मेल, ब्राह्मण और साथ साथ में किसी और जाति को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। तो इन कॉलेजेस के अंदर भी इन्होंने क्या करा? गैर ब्राह्मणों को एडमिशन देना शुरू किया, गैर ब्राह्मणों को पढ़ाना शुरू किया और साथ साथ में फीमेल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। फीमेल एजुकेशन का एक एग्जांपल आप लोग इसके फॉर्म में देख सकते हो, बैथ्यून स्कूल। ठीक है, बैथ्यून स्कूल एक वो स्कूल है जिसको इन्होंने डेवलप नहीं किया था। इनके साथ के एक व्यक्ति थे जो लगातार, बैथ्यून नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको प्रमोट किया था कि आप आइए हमारे साथ में आके इस स्कूल की नींव रखिए। तो इन्होंने क्या करा था, उस समय सचिव के तौर पर कार्य किया था इस स्कूल के अंदर जाके, क्योंकि प्रिंसिपल ऑलरेडी एक जगह के हैं तो किसी दूसरे स्कूल के हेड एड तो बन नहीं सकते। तो इन्होंने क्या करा, सचिव के तौर पर बैथ्यून स्कूल में कार्य किया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती उनको प्रमोट करना किसी भी तरीके से कि वो स्कूल जाए। तो फीमेल एजुकेशन के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वर्क क्या है? बैथ्यून स्कूल का सचिव बनना। ठीक है, और बैथ्यून स्कूल के सचिव बनने के बाद इन्होंने इस तरीके के कार्य करना शुरू किए। तो बोला जाता है महिला शिक्षा के आंदोलन के तौर पर अगर देखा जाए तो इन्होंने एक लीडरशिप या नेतृत्व लिया था, वो बैथ्यून स्कूल में काम करके लिया था जब इन्होंने लड़कियों की शिक्षाओं के लिए कार्य करना शुरू किया। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए महिलाओं की शिक्षाओं से रिलेटेड भारत के अंदर कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कार्य किया, ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यूपीएससी के अंदर उसकी फेवरेट 3 चीजें हैं जो वो हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लेता है। एक तो महात्मा गांधी, वो चाहे प्रीलिम्स चाहे मेंस चाहे इंटरव्यू आपसे पूछेगा ही पूछेगा, एट एनी हाउ पूछेगा। दूसरा फेवरेट टॉपिक उसका विमेन से रिलेटेड है। विमेन का चाहे सप्रेशन हो, विमेन का चाहे फिर एजुकेशन हो या विमेन से रिलेटेड कोई भी चीज हो, वो क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा विमेन से रिलेटेड। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका होता है और वो ये होता है कि आप जो सिविल सेवाओं के अंदर जा रहे हैं तो समाज के अंदर जो भेद है, मतलब जाति व्यवस्था की अगर बात की जाती है तो वो जाति व्यवस्था को आप कैसे कंसीडर करते हो, क्या आपके सामने ऑप्शन होते हैं। ये 3 क्वेश्चन वो किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लेता है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी फीमेल से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आएगा तो वहां पे आगे बढ़ के राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग आ जाते हैं। और वहां पे आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर में मेंशन क्या करना होगा? पहला तो संस्कृत कॉलेज या हिंदू कॉलेज में महिलाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को ओपन एडमिशन दे देना। ठीक है, उसके बाद बैथ्यून स्कूल के अंदर सचिव के तौर पर कार्य कर महिलाओं के लिए यहाँ पर शिक्षा के लिए कार्य करना। और महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों की अगर बात आ जाएगी तो विधवा पुनर्विवाह भी इन्होंने लागू करवाया और बाल विवाह से रिलेटेड भी कई सारी चीजों की
वहाँ पे डिमांड की थी। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वैसे तो मैंने बताया बहुत सारी चीजें इनके बारे में बताने से रिलेटेड है, लेकिन अगर उसके अंदर चले जाएंगे तो शायद सिलेबस पीछे रह सकता है। इसलिए हमें सिर्फ उन मुद्दों पे बात करनी है जो मुद्दे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां जिसके इर्द गिर्द यूपीएससी या फिर और आयोग आंसर्स को या क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बैथ्यून स्कूल का नाम याद रखिएगा और साथ ही साथ में विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड याद रखिएगा। जिन कॉलेजेस को मैंने मेंशन किया उन कॉलेजेस के नाम याद रखिएगा। इन सब में इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो हम इनको इसीलिए क्या बोलते हैं, ये एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करते हुए पाए गए। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम इसलिए पॉपुलर है। इस बात को लिख लो अपने शब्दों में जैसे भी लिखना चाहो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हेडिंग डाल के और उनके बारे में उनके कार्यों को वन लाइनर में मेंशन करो। मेरे क्वेश्चन ये है, हाँ, कल हम लोग पढ़े थे 18 संस्कृत का अधिनियम, उसका जो पोर्टफोलियो सिस्टम आज की मेरे लिए है, जो पोर्टफोलियो सिस्टम काउंसिल एक्ट में लागू हुआ था। बजट टाइम में है, हाँ, बिल्कुल। विभागीय सिस्टम तो तब से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। हाँ, विभागीय सिस्टम तो है। अंग्रेजों की दी हुई लगभग 70% चीजें हम आज भी फॉलो करते हैं। 70% चीजें जो भी वो कानून व्यवस्था बना गए या जैसे भी सामाजिक परिवर्तन करके गए, हम उनके आज भी 70% चीजों को यूज कर रहे हैं। आधुनिकीकरण में हमने सिर्फ और सिर्फ 30% चीजों को अडॉप्ट किया है जो हमारी पर्सनल है। अदरवाइज हम 70% उन चीजों को फॉलो करते हैं जो अंग्रेज हमको दे दी गए। उसमें से भी एक चीज हमने हटाई है जो कानून व्यवस्था थी अभी IPC CRPC। हाँ, पश्चिमीकरण को प्रमोट, आधुनिक शिक्षा का जो समर्थन कर रहा है वो पश्चिमीकरण को प्रमोट करने की बात करेगा। आधुनिक शिक्षा क्योंकि इंस्पायरी कहाँ से है, पश्चिमी शिक्षा से। आधुनिक शिक्षा भारत में थी क्या? अगर भारत में देखें तो आधुनिक शिक्षा साइंस भारत की थोड़ी है। साइंस भारत में नहीं, पश्चिमीकरण है साइंस की बात करी जाए अगर तो साइंस को लाना यहाँ तक तो वो पश्चिमीकरण का विकास है ना। तो वो उस बेसिस पे देखो, पश्चिमीकरण एक शब्द होता है और एक शब्द होता है आधुनिकीकरण। दोनों में शब्दों में डिफरेंस होता है। आधुनिकीकरण अच्छा है, पश्चिमीकरण बेकार है। ये बात जो है कई सारे लोगों ने बताई भी, समझाने की कोशिश भी करी। जब भारत धीरे 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 पश्चिमीकरण संस्कृति के अंदर डेवलप होता चला जा रहा था तो उनको समझाया गया कि पश्चिमीकरण बेकार है, आप पश्चिमीकरण की तरफ मत जाओ, आधुनिकीकरण को अपनाओ। क्योंकि पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन आपसे आपका कल्चर छीन लेगा। वो कल्चर कैसे छीन लेगा? अभी तक महिलाओं को हमने सूट साड़ी में देखा था, अब वो वेस्टर्न कपड़ों में पहन के घूमने लगी। तो ये पश्चिमीकरण है। आधुनिकीकरण में क्या होता कि स्त्री पढ़ी लिखी तो है लेकिन उसकी वेशभूषा अभी भी क्या है, सूट और साड़ी ही है। तो ये आधुनिकीकरण था। इसको लेके बहुत सारे डिमांड्स उठते थे उस समय, कोशिशें की जाती थी कि महिलाओं को उस तरफ ना जाने दिया जाए, लेकिन वो समय के साथ में जो है वो चीजें परिवर्तित होती चली गई। ऐसा एक एग्जाम्पल है, महिलाओं के अनुसार दे रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप मान सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पश्चिमीकरण एक निगेटिव शब्द और आधुनिकीकरण एक पॉजिटिव शब्द। आधुनिकीकरण अच्छा है, पश्चिमीकरण नहीं अच्छा। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको लेके ये सारी चीजें मेंशन कर लीजिएगा। जो जो चीजें मैंने बताई फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। ये संस्कृत कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किए थे, बाद में उसी के जाके प्रिंसिपल बन गए और जैसे ही संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने, इन्होंने उन कॉलेजेस के अंदर महिलाओं की शिक्षा का परमिशन दे दिया था कि महिला वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकती है और साथ ही साथ में गैर ब्राह्मण भी वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इनसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके साथ साथ में इन्होंने कई सारे ऐसे भी वर्क किए जिससे महिलाओं के उत्थान की बात हो रही होगी, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो फाइनली कब पारित हुआ जाके 1856 में। तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं आप। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज इनके अंदर लिख सकते हैं, बैथ्यून स्कूल का सचिव बन जाना। ठीक है, तो बैथ्यून स्कूल के जब ये सचिव बने तो सचिव बनने के बाद में इन्होंने महिला की जो भी शिक्षा थी उस शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिलाओं को जाके घर घर जाके प्रमोट करते थे कि महिलाओं को एडमिशन लेना चाहिए स्कूल के अंदर और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो ये उसके लिए भी कार्य करते हुए बैथ्यून स्कूल में दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें इस चीज को दिखाती हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आजीवन महिलाओं की शिक्षा के लिए ज्यादा प्रयत्न किए हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। ये भी देखिए बाल विवाह और बहु विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया था, और बाल विवाह और बहु विवाह को अगर आप डिकोड करोगे थोड़ा बहुत तो वहाँ पे भी यही बात समझ आ रही है कि यहाँ पे भी महिलाओं के अधिकार के लिए ही क्वेश्चन उठाया गया है ना। बाल विवाह की बात करें तो महिला जो बच्चियां होती थी उनको प्रॉब्लम होती थी बाल विवाह के अंदर, तो उनको बचाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे बहु विवाह की बात हो रही है तो बहु विवाह के अंदर भी महिलाओं का ही उत्पीड़न दिखाई देता है, तो यहाँ भी महिलाओं को ही बचाने की बात की गई। तो अगर किसी ने महिलाओं के लिए कार्य किए उसमें एक बहुत उपयोगी कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ज्योतिबा फुले, ठीक है। ज्योतिबा फुले एक इम्पॉर्टेंट नाम है। अगर ज्योतिबा फुले का नाम आपने नहीं सुना होगा तो आपने B.R. अम्बेडकर का नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर अपना अगर कोई गुरु माने हैं पूरे आजीवन तो वो किसको माने हैं? ज्योतिबा फुले को माने हैं। ज्योतिबा फुले या ज्योतिबा राव फुले जो इनका नाम है, इनके नाम के आगे जो फुले वर्ड ये लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि इनका सरनेम है या कोई टाइटल है इनके नाम का। एक्चुअल में इनके वर्क या काम के बेसिस पे इनको ये वर्ड दिया गया था फुले का टाइटल, क्योंकि इनके परिवार में जितने भी लोग थे वो सब बागवानी वगैरह या फुलवाड़ी वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे या वो कार्य किया करते थे, तो इनके नाम के आगे स्वतः ही क्या लग गया? फुले शब्द लग गया था। तो ज्योतिबा फुले बेसिकली ये जो जाति से बिलोंग करते थे उस जाति के ऊपर इनका हमेशा मानना था कि अत्याचार हुए हैं, और हमेशा से हुए एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर आज तक उन सारे के सारे समाज पे अत्याचार होते हैं। तो ये ज्योतिबा फुले ने जब अपना एनालिसिस करना शुरू किया इन तमाम चीज़ों का, 1827 में जन्मे थे और 1827 से जन्म के बाद में 1840 मात्र 13 साल की उम्र के अंदर इनको इस बात का ज्ञान हो चुका था कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था एक बहुत गंभीर जो है वो समस्या है, उसको दूर करने की जरूरत है। 1840 में जब इनका विवाह होता है किससे? सावित्रीबाई फुले से। तो सावित्रीबाई फुले से जब इनका विवाह होता है 13 साल की उम्र में हो जाता है, तो दोनों लोग इस मकसद के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। 1847 आते आते ये लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है दलितों के प्रति जितने भी भेदभाव हो रहे हैं या जो भी उनको समस्या फेस करनी पड़ रही है उस समस्याओं का निवारण करना, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरे जीवन आजीवन अपने अगर दिखाई दिए हैं तो एक वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए, और वो वर्चस्व क्या था? मानवता के वर्चस्व को बचाना। मतलब मानवता के वर्चस्व को बचाने की जब बात हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मानव जो है वो सब समान है, आप किसी में ऊंच नीच या भेदभाव नहीं कर सकते। और ये सब चीजें इनको ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था, इन्होंने एक पुस्तक पढ़ ली थी। देखिए पुस्तकों का बहुत महत्व होता है आपके जीवन में। अगर आप किसी भी पुस्तक की एनालिसिस करते हो, अभी तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तो आपको लक्ष्मीकांत सिंह की फुर्सत मिलेगी, है ना। तो जब फुर्सत मिले आपको, जब ऐसी किताबों से फुर्सत मिले तो ज़रूर कुछ ऐसी बुक्स हैं जिन बुक्स को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करना। तो वो क्या करेंगे? आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं, और वो आध्यात्मिक ज्ञान हर ह्यूमन की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो जब आप उन चीज़ों को पढ़ लेते हो, सीख लेते हो, जान लेते हो, तो आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाती है, आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, आपको पता होता है इमोशंस को कहाँ कंट्रोल करना और गलत सही में डिफरेंस समझ आ जाता है। शायद वो अभी हमारे अंदर नहीं होता है, जब हम उन किताबों को पढ़ते हैं तब हमारे अंदर वो डेवलप होता है, क्योंकि उन किताबों को जो लोग लिखने वाले हैं वो सब अपने जीवन के ऊपर उन सारी कमियों को या सारी जो भी उनके साथ में घटनाएं हो चुकी हैं उस सबका एक कहीं ना कहीं आकलन करके लिखते हैं, है ना। तो बोला जाता है ना, लाइफ बहुत छोटी है अगर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे, लेकिन जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे हैं उनको अगर पढ़ के अपने में अप्लाई करना शुरू करोगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। इसलिए ऐसी किताबों को पढ़ना जरूरी है। इन्होंने ही इस किताब को पढ़ा था जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन, मानव का अधिकार। ये इन्होंने काफी कम उम्र में इस किताब को पढ़ लिया था। इसको एक फॉरेन राइटर्स थे यूरोप के, थॉमस पेन ने इस किताब को लिखा था राइट्स ऑफ मैन, और इस किताब के अंदर जब उन्होंने लिखा था तो उस किताब के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इनको देखने को मिली, जिसको भारत में तो गुलामगिरी बोलते हैं, लेकिन विदेशों में उसको क्या बोला जाता था? स्लेव सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, स्लेव सिस्टम समझते हैं आप लोग, कि किसी को गुलाम बना के उससे कार्य करवा लेना।
तो ये राइट्स ऑफ मैन के अंदर जो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर जिस भी तरीके के बर्ताव ह्यूमन के साथ में होते थे, मतलब वहाँ के गुलामों को लोग जानवरों की तरह ट्रीट करते थे, ये हालत होती थी। तो राइट्स ऑफ मैन में उन्होंने लिखा कि ये भी तो मानव है, अगर आप इन मानव के साथ में ऐसा बर्ताव करते हो तो फिर आपसे ऊपर भी एक ईश्वर बैठा हुआ है, वो भी आपके साथ में ऐसा ही बर्ताव करेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बात जब इन्होंने पढ़ी तो इनको ये बात का एहसास हुआ कि भारत के अंदर तो गुलाम भी नहीं है दलित लोग, फिर दलितों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। देखिए, भारत की गुलाम प्रथा और विदेश की गुलाम प्रथा दोनों में फर्क है। भारत की गुलाम प्रथा इतनी टफ नहीं थी जितनी टफ यूरोप की गुलाम प्रथा थी। जब भारत की गुलाम प्रथा की आप बात करो, अभी मुगलों का जमाना पढ़ेंगे हम लोग, दिल्ली सल्तनत का जमाना पढ़ेंगे, उस जमाने में, या फिर आप अभी गुप्ता या मौर्य एम्पायर पढ़ोगे, हर जमाने में गुलाम हुए। ठीक है, गुलाम किसके? राजा के गुलाम होते थे। और उन गुलामों के साथ में जो व्यवहार होता था वो व्यवहार भारत में और यूरोप की सोसाइटी में बहुत अलग था। भारत में जो लोग गुलाम थे वो राजा के आदेश पे चलते जरूर थे, लेकिन उनको अपने पर्सनल राइट्स भी थे, कुछ अपने पर्सनल अधिकार भी प्राप्त हुआ करते थे। लेकिन विदेशों में या यूरोपियन सोसाइटी में जो गुलाम होते थे उनको अपने पर्सनल राइट्स थे ही नहीं। अगर आपको किसी राजा ने खरीद लिया तो फिर वो पूरे आपके जीवन के ऊपर संपूर्ण अधिकार रखेगा। इवन उन गुलामों को शादी का अधिकार भी नहीं था, किसी भी तरीके से समाज में आने जाने का, घूमने फिरने का अधिकार नहीं था। वो राजा जो कहेगा एक एक निर्देश वैसे फॉलो करेगा जैसे आज के समय में हम रोबोट को देखते हैं। ठीक है, तो वो यूरोपियन सोसाइटी थी, उनको चैनों में बांध के रखा जाता था, कड़ियां लगी होती थी, इस तरह के चीजें हुआ करती थी। लेकिन आज हम भारत का अगर गुलाम समाज देखें तो भारत के गुलाम समाज के अंदर गुलामों को शादी करने का भी अधिकार था, घूमने फिरने का भी अधिकार था, और उन्हें कभी बीड़ियों में नहीं रखा गया। तो लेकिन जब इस बात को इन्होंने पढ़ा तो राइट्स ऑफ मैन में विदेशी यूरोपियन गुलामों के बारे में पढ़ा, और उनके साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे अत्याचार को ये कंपेयर कहाँ कर ले गए? भारत के दलितों के साथ में, कि भारत में जो भी दलित वर्ग है उसके साथ में भी तो ऐसा ही व्यवहार होता है ना। तो इन्होंने अपनी जो आगे जितनी भी स्टडी करी, जो भी एनालिसिस करी, वो सारी एनालिसिस में एक चीज पाई कि भारत के अंदर एक समुदाय का जो रोल है वो समाज के अंदर काफी ज्यादा नीचे कर दिया गया है, उसको बचाने की जरूरत है। तो इन्होंने अपने आजीवन ज्योतिबा फुले ने किसके साथ मिलके, सावित्रीबाई फुले के साथ मिलके पूरे के पूरे दलित समाज को एक इज्जत या रिस्पेक्ट दिलाने की कोशिश की। ठीक है, अब वो कार्य देख लेते हैं जो कार्य इन्होंने अपने समय के दौरान किए। ठीक है, उन कार्यों के अंदर सबसे पहला तो यही है लड़कियों का स्कूल। 1851 में सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर भी कार्य किया। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए भी ये कहीं ना कहीं जाने जाते हैं, तो गर्ल्स एजुकेशन भी इनके समय में देखने को मिला है। तो लड़कियों का स्कूल इन्होंने 1851 में खोला था। उसके बाद विधवाएं और परित्यक्त महिलाओं की भी बात यहाँ पे की गई है, मतलब अगर कोई महिला विधवा हो जाती है उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जाता था। और सोचो, अगर एक महिला विधवा हो गई और वो ब्राह्मण जाति की है तो उसके साथ तो बुरा व्यवहार होता ही होता है। अगर कोई विधवा हो जाए महिला और वो दलित जाति की हो तो आप सोच सकते हो कि उसके साथ क्या व्यवहार होता होगा, है ना। तो ऐसी चीजों को इन्होंने कहीं ना कहीं एनालिसिस करके उन सारी चीजों के ऊपर कार्य करना शुरू किया था। तो विधवाओं के लिए भी कार्य करता हुआ दिखाई देते हैं। अनाथालय 1854 में इन्होंने अनाथालय को बनाया, और अनाथालयों का मतलब बेसिकली ये था कि समाज के अंदर जिन भी बच्चों को कहीं ना कहीं वो न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो समाज के अंदर अस्त व्यस्त होकर घूम रहे हैं, ऐसे बच्चों को न्याय दिलाया जाए। तो इन्होंने अनाथालय की भी स्थापना उस समय में की थी। ठीक है, अनाथालय के बाद में अधिनायकवाद का विरोध किया था इन्होंने। अधिनायकवाद का मतलब बेसिकली उच्च जाति से ही है। उच्च जाति मतलब सुप्रीम जो कास्ट अपने आप को भारत में बताते हैं, उस सुप्रीम कास्ट को अधिनायकवाद का प्रिंसिपल बोला जाता है, मतलब अपने आप को ज्यादा प्रोत्साहन देना। तो ये मना करते थे कि कोई भी कास्ट, कोई भी जनजाति या जाति किसी भी तरीके से अपने आप को अधिनायक नहीं बताए या अधिनायकवाद के प्रिंसिपल को फॉलो ना करे। तो ये उसका हमेशा विरोध करते थे। लैंगिक समानता की बात करिए इन्होंने, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, तो किसी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भेद देखना नहीं चाहिए। तो ये लैंगिक समानता की बात हुई। ठीक है, आरोप की बात अगर की जाए तो बेसिकली इनके समय में जो भी रूढ़िवादी ब्राह्मण व्यक्ति थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण किसको बोला जाता है? ऑर्थोडॉक्स, ऐसा वर्ग जो ब्राह्मण समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी वर्ग का शोषण करने को तैयार थे उस समय के लिए।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी समाज उसको बोला जाता है। तो उस समाज के अंदर देखा गया था कि ये उनकी गतिविधियों से कहीं ना कहीं परेशान थे और क्रोधित थे, और उसी वजह से यहाँ देखने को मिला है कि इनके ऊपर एक आरोप लगा था कि आप ईसाई मिशनरियों की तरह से काम कर रहे हो। मतलब अगर इन्होंने कार्य करना शुरू करा किसी एक समाज, किसी एक वर्ग को उठाने के लिए, तो इनके ऊपर आरोप क्या लगा कि आप ईसाई मिशनरियों का कार्य कर रहे हो। ईसाई मिशनरी तो आप लोग समझते हैं, हम पीछे बात कर चुके। ईसाई मिशनरी का मतलब क्या होता है? ईसाई मिशनरी का मतलब होता है जिन्होंने ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ईसाई धर्म में जो कन्वर्ट करते थे लोग, वो ईसाई मिशनरी। तो इनके ऊपर आरोप लगे कि ये ईसाई मिशनरी का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद सत्यशोधक समाज, जो इनके समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का मतलब बेसिकली सत्य के साधकों का समाज है। मतलब ऐसा समाज है जिनके अंदर सिर्फ सत्य की भावना या समाज की जातिगत व्यवस्था को दूर करने की भावना लोगों के अंदर आ जानी चाहिए। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने 1873 के अंदर की थी, और उसी के अंदर यहाँ पे इन्होंने कई सारे चैलेंजेस उच्च जाति के लोगों को देने शुरू किए। तो सत्यशोधक समाज से ही इंस्पायर होके आगे चल के B.R. अम्बेडकर ने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उन ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जाम्पल हमेशा मिलता था, वो किसका? सत्यशोधक समाज का मिला करता था। सत्यशोधक समाज के अंदर ही इन्होंने जो जाति व्यवस्था है उसके ऊपर काफी अटैक किए हैं। ठीक है, और ब्राह्मणों के द्वारा जो निचली जाति या नीची जाति, इस तरीके के शब्दों को यूज किया जाता था, उस शब्द को इन्होंने हटा के एक वर्ड दे दिया था जिसका क्या मतलब था? दलित। तो दलित शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है? ज्योतिबा फुले। जिसको दलित वर्ड आज बोला जाता है, तो इस शब्द को देने वाले कौन है? ज्योतिबा फुले। और ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सत्यशोधक समाज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में गुलामगिरी। गुलामगिरी ये वही पुस्तक है जो अभी मैंने बताया, राइट्स ऑफ मैन, जो इन्होंने किताब पढ़ी थी। उस किताब के अंदर जो इन्होंने पढ़ा था कि गुलाम प्रथा एक चलती है और वो गुलाम प्रथा गलत है, उसी गुलाम प्रथा को इन्होंने समाप्त करने के लिए उस किताब का कुछ यहाँ पे लेख लिखा है जिसको गुलामगिरी के अंदर इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो इनका एक कार्य है, कभी कभी मैच का फॉलोइंग्स में आ जाता है कि गुलामगिरी किसका कार्य है, तो वहाँ याद रखिएगा गुलामगिरी इन्हीं का कार्य है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ब्राह्मणों का तो किया ही था विरोध, साथ साथ में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भी विरोध किया था, और उसकी भी आलोचना की थी कि ब्रिटिश जिस तरीके से समाज के अंदर अपना उपनिवेशवाद की नीति को फॉलो कर रहे हैं, वो समाज के लिए गलत है। उपनिवेशवाद समझते हैं आप लोग? क्या मतलब होता है? किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करके अपना शासन कराने का प्रयास करना। हाँ, बेसिकली यही मतलब होता है उपनिवेशवाद का मतलब आपकी टेरिटरी के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति आके कब्जा करने की कोशिश करे, और वहाँ साथ साथ में कब्जा ही ना करे, राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से भी वहाँ का परिवर्तन करना शुरू कर दे। तो ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है? उपनिवेशवाद। तो जो ब्रिटिशर्स उपनिवेशवाद भारत के अंदर फैला रहे थे, उस उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध किया है। इसमें गुलामगिरी में। ठीक है, तो गुलामगिरी याद रखिएगा। इसके बाद में सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1879 में इनकी एक और पुस्तक आई जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो है बेसिकली ह्यूमन राइट्स की बात की है, मानवों के अधिकारों की बात की है कि ह्यूमन राइट्स किस तरीके के होते हैं, मानव को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। जैसे आज के समय में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर आप आज के समय पढ़ते हो, ऐसे ही कुछ अधिकार उस समय मौलिक अधिकार मानवों को दिलाने की इन्होंने बात की। ठीक है, तो फिर वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हो जो कानून बाद में बना, कौन सा आर्टिकल में? हाँ, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कानून बना कि ये किसी भी तरीके से अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के जो भी फंडामेंटल राइट्स या फिर मानव अधिकारों की बात की जा रही है, तो वो इस समय में इन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखी थी जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। ठीक है, सत्यशोधक समाज प्रकाश जो है एक और इनका सुधार है, और ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। इसके अंदर भी इन्होंने समाज के जो भी पीड़ित वर्ग है, उस पीड़ित वर्ग को
ऊपर उठाने के लिए एक संगठन बनाया था और इस संगठन में इन्होंने इस तरीके के कार्य किए थे। तो अब आप नाम लिख लीजिए ज्योतिबा फुले और उनके कार्य अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए जो जो कार्य। वर्तमान में हमको आज़ादी 55 साल प्लस हो गई, इसके बावजूद देश में जो पंचायत है दलितों के साथ अत्याचार है, हाँ जितने कानून हमको बनाया कितने नहीं हो पा रहे, क्या वजह से? देखिए कानून तो हमने बहुत सारे बना लिए, शिक्षा भी हमने ले ली बहुत सारी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी आप जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे आपको एक चीज़ समझ आती चली जाएगी कि कुछ ऐसी कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ या नीतियाँ होती हैं या कुछ ऐसी आदतें होती हैं ह्यूमन नेचर में कि वो अगर किसी ह्यूमन के अंदर आ गई तो वो आजीवन और जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, ठीक है। जाति प्रथा जैसे आज के समय में देखा जाए तो मैंने पहले भी कल आपको एक बात बोली थी कि समाज सुधारक जितने थे उन्हें ये बात पता थी हम 100% किसी चीज़ को समाप्त नहीं कर सकते, हम अगर 10% भी समाप्त कर लेंगे तो हमारा कार्य हो गया, ठीक है। तो समाज सुधार के लिए जब भी ये लोग कोई कार्य करते थे तो उनके दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि समाज सुधार हम कुछ ही पक्षों का कर सकते हैं और उन पक्षों के लिए कार्य करने के लिए अगर हमने सोच लिया पूरी की पूरी जाति को हम सुधार देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के समय में वो एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई भी देता है, ठीक है, वो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे दिखाई देता है कि जाति व्यवस्था लगभग समाप्त होने की कगार पे जरूर है लेकिन फिर भी बहुत जगह पे जाति व्यवस्था दिखाई देती है और जाति व्यवस्था आज भी चल रही है। महिलाओं के साथ अगर हम भेद की बात करें तो भेद अभी भी होता है, तो वो भेद आज भी दिखाई देता है। तो ऐसी सब कुछ ना कुछ दकियानूसी सोच है लोगों की जो इसको लेके अभी भी आगे बढ़ रहा है और वो जो है ह्यूमन के अंदर एक इक्वालिटी को आने की किसी भी तरीके से कोशिश नहीं होने दे रहा है। वो लोग कौन है? वो लोग समाज का वो वर्ग होता है जो वर्ग को दिखाई दे रहा है कि अगर दलित ब्राह्मण के बगल में आके बैठा तो उससे क्या होगा, शायद ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं उससे नुकसान होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्राह्मणों को एक रिस्पेक्ट दलितों से सबसे ज्यादा मिल रही है। उसका ये मानना है कि हम ब्राह्मण हैं तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट हमारी दलित वर्ग करेगा। अगर हमने इसे साथ में बैठाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि हमारी रिस्पेक्ट करने वाला या हमसे अनुष्ठान कराने वाला या पूजा पाठ कराने वाला व्यक्तियों में फिर कहाँ से हमारा काम होगा। तो चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो जाए, चाहे रोजगार से रिलेटेड हो जाए, चाहे धर्म से रिलेटेड हो जाए, वो उनको अपने इक्वल में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आर्थिक है, एकदम है, आर्थिक असमानता बिल्कुल है। आर्थिक असमानता का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से आप जब तक उनको पिछड़ा रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो वो एक तरीका है कि उसको डिपेंडेंसी, जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो लोग बोलते हैं कि छुआछूत आज के समय में नहीं रह गई है, खत्म हो गई है। नहीं, ऐसा है, अभी भी है। अगर हम लोग देखें ग्राउंड लेवल पे छुआछूत या फिर इस तरीके की कास्ट पॉलिसीज बहुत सारी देखने को मिलती हैं। वो पिछले साल भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, 2-3 साल पहले का एग्जाम्पल है। बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शादी हो रही थी और शादी होने के बाद में सिर्फ उसका गुनाह इतना था कि वो घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात लेके जा रहा था। बस उस हुआ क्या कि वो ब्राह्मणों के घर के सामने से निकला तो ब्राह्मणों ने उसको गोली मारा, ठीक है। अब जब गोली उसको मारी गई तो गोली मारने का रीजन जब उनको पकड़ के पूछा गया तो बोला गया एक दलित होकर ब्राह्मण के सामने घोड़ी पे चढ़ा कैसे, ठीक है। तो ये जाति व्यवस्था डीएम है, सोचो जरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार दी गई। तो और तो सामान्य लोगों की तो बात ही अलग है ना। तो एक एग्जाम्पल है सोसाइटी का कि सोसाइटी के अंदर से ये प्रथा जो है अभी भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। लोग अभी भी इस प्रथा के अंदर उलझे हुए, लेकिन जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, जो समझते हैं, जो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं जान चुके हैं, जिन्होंने सच में पढ़ा है, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों को, जैसा भी आप लोग ने पढ़ा, ऐसे लोग समझते हैं कि समाज के अंदर कितनी बुराइयां पैदा कर सकता है। इसका असर सिर्फ और सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि दलितों के ऊपर ही आता है, इसका असर तो फिर ब्राह्मणों के ऊपर भी आता है। नुकसान तो उन्हें भी झेलना पड़ रहा है ना। ये हो सकता है आप एक दलित के साथ में कुछ गलत चीजें करोगे तो हो सकता है वो दलित भी पलट के आपके साथ में कुछ गलत करेगा। इससे क्या होगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं डेवलप होगी, समाज का माहौल बिगड़ेगा। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं जो लोग समझ गए आज के समय में इंटेलेक्चुअल लोग, वो इन सब चीजों को नहीं मानते और ना इन सब चीजों पे बिलीव करते। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज के समय में भी इसी सोच के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो या कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उसके साथ में किसी भी तरीके का अगर डिफरेंस करने का क्रिएशन करने की कोशिश करी जाती है तो वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर बुराइयों को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आपके मन में भी ऐसा कोई द्वेष है तो आप समझिए आप समाज के अंदर अच्छाइयाँ ना उत्पन्न करके वो नेगेटिव या बुराई जो एनर्जी है उसकी, वो आप समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं। उससे कोई भारत अच्छा थोड़ी होगा, उससे तो भारत कहीं ना कहीं और डिग्रेड होता चला जाएगा।
और कहीं ना कहीं पिछड़ता चला जाएगा अगर हम उन चीज़ों के ऊपर रहें। ठीक है, आगे लिख लो। इनके ऊपर आरोप भी लगे थे। इसके बाद सत्यशोधक समाज, मॉडर्न हिस्ट्री का आपका जो पहला टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर कुछ यही टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स को नहीं वो नहीं है, वो नहीं। आधुनिक भारत का ही होगा और आधुनिक भारत के अंदर जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वही टॉपिक्स आप पहले भी देश में धर्म प्रवर्तक के सिद्धांत के यही समय में हाँ कह सकते हैं। हाँ वो कास्ट सिस्टम जो उनके साथ में हिंसा हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो भी समाज के अंदर एक पक्षपात को देख रहे हैं, तो उसकी वजह से उनमें एक परिवर्तन आ जाता है। वो क्या है? हाँ हाँ इसकी डेट तो मुझे भी नहीं पता अभी, जब पता चलेगी तो जल्द बताऊंगा, लेकिन टेस्ट होने वाला है, जल्द होने वाला है। बस ये है कि आप लोग तैयारी करते रहिए, इसलिए मैं बताता हूँ डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस करके उसको याद करते रहो डेली। और इस बार टेस्ट की जो है वो पूरा का पूरा रवैया ही बदल गया। पहले टेस्ट होता था, आपके यहाँ 40 बच्चे बैठे हुए, उन 40 में से रैंक डिसाइड होती थी ना, फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन आया। इस बार रैंक डिसाइड होगी उत्तर प्रदेश लेवल पर, यूपी लेवल पर, और यूपी लेवल के अंदर जितने एप्लीकेंट हैं उन सब में आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। तो टेस्ट हर जगह चलेगा समान रूप से, सेम पावर। ठीक है, तो नाक मत कटाना। ठीक है, तो में से कोई जितने लोग बैठे हो कम से कम टॉप 10 में सारे लोगों में से कोई ना कोई तो आ जाना। ठीक, और नो डाउट जितनी आसानी से और जितना इजी हम लोग पढ़ रहे हैं इतना किसी भी अभ्युदय में कोई भी नहीं पढ़ रहा है अभी तक। ठीक है, तो जितना आसानी से जो जो एक एक चीज़ को आपको टॉपिक को एनालाइज कराया जा रहा है, अगर ये आप सिर्फ एनालिसिस में करते रहोगे तो आपको आसानी से हेल्प हो जाएगी टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। वीकेंड में बोला था मैंने, वीकेंड हो गया, आज सैटरडे है, PDF दे देंगे आपको। ठीक है, लेकिन पढ़ते रहिए डेली। तभी बोल रहा हूँ मैं डेली का डेली नोट करते रहा करो, क्योंकि डेली PDF देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, PDF आपको टॉपिक के अंत में ही मिला करेगी, और जब टॉपिक अंत होगा या फिर वीकेंड हुआ करेगा, जैसे सैटरडे आज कल संडे, इस टाइम में आपको PDF दे दीजिए। ठीक है, हाँ कल क्लास होगा, कल आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा। एक्स्ट्रा क्लास के अंदर जैसे हम लोग के कुछ टॉपिक पीछे के छूट गए, हाँ पता नहीं, मेरा तो है, बात नहीं पता मुझे है या नहीं। बाकी सर से पता कर लेना, टाइम पता कर लेना किस टाइम आना है, और एक्स्ट्रा क्लास का टाइम होगा, क्योंकि कल में जो टॉपिक पढ़ाऊँगा वो भी टेस्ट में। ठीक है, वो भी टेस्ट में आएगा। हाँ, तो 1857 से थोड़ी तो आपका सिलेबस शुरू होता है, ये तो आपको पता ही है ना। सिलेबस तो पहले से शुरू होता है ना, तो पहले की बातें करेंगे क्या? मेरी क्लास 9 बजे से रेगुलर क्लासेस अप्रॉक्स शुरू हो गए हैं। अब मेरी शायद फर्स्ट हो सही है, तो शेड्यूल तो आ जाएगा, शायद हो सकता है सीखी हो। एक दिन का एग्जॉस्ट, एक दिन की छुट्टी अगर ना मिली होती तब चर्चा करते तो अच्छा। अभी मॉडल की छुट्टी तो मिल गई, एग्जॉस्ट तो हो ही नहीं सकते तुम लोग, एक छुट्टी ले तो चुके हो। हाँ अगले वीक में, अगर अगले वीक में ऐसा कुछ होगा तब शेड्यूल होगा, तब सोचा जाएगा। अभी तो एक छुट्टी ऑलरेडी मिल चुकी है तुम लोग, और तुम लोग को पता नहीं है तुम कौन सी नाव पे तैर रहे हो, नहीं पता ना? पता है कौन सी नाव पे तैर रहे हो तुम लोग, पता है ना तुम लोग? सेवाओं की नाव पे तैर रहे हो, और वहाँ तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता है। यहाँ तो तुम लोग कम से कम क्रिकेट खेलने की बात करेंगे, तो ये बड़ी बात है। हॉकी खेलते हो,
कितने लोग यहाँ से जाके सब सेल्फ स्टडी करते हो लाइब्रेरी में? बस 2-3 लोग। तो तुम लोग की घर पे पढ़ाई हो जाती बाकी लोगों को? हो जाती? हाँ, करनी पड़ती है। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है घर में पढ़ाई करना, कैसे कर लेते हो? फिर दाल आटा चावल सबके भाव पता चल जाते हैं, तो मुश्किल है। जो लोग लाइब्रेरी पढ़ रहे हो तो अच्छा पढ़ पा रहे हो, तो कोशिश करो कि नहीं ऐसा, या तो अपने घर में ही ऐसा माहौल बना लो जो लाइब्रेरी जैसे ही है। तो जब ऐसा माहौल बन जाएगा तो रिवीजन भी अच्छी हो जाती है, पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है, और जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से मेमोराइज भी हो जाती है। ठीक है, चलो आगे लिख लो। ये सब हो गया, ये 2 और लिखो। सर 1 मिनट कहाँ पे? यहाँ पे? सर हाँ एक बार पूरे स्टैंजा लिखने की कोशिश मत करो, बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि पीडीएफ तो बाद में मिल ही जाएगी, उसकी स्टडी करने में। आप सब में जो लोग भी ऐड नहीं है वो सब बोल देना आज, जो लोग भी ऐड नहीं करना बोल देना। सर कहना आज पीडीएफ आ रही है, कहना सर आज नोट्स आएंगे, पीडीएफ आने वाली है। बता दें, ये 2 और लिख लो। ज्योतिबा फुले के साथ ही एक नाम और जोड़ा है, जैसे बात हम लोग सावित्रीबाई फुले की भी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से समाज में योगदान ज्योतिबा फुले का है, सेम योगदान माना जाता है सावित्रीबाई फुले का। तो उन्होंने जितना सपोर्ट किया पूरे के पूरे आंदोलन के दौरान, तो वो सारे के सारे आंदोलन में ज्योतिबा फुले, अगर ज्योतिबा फुले या फिर महात्मा बन पाए तो महात्मा बनने के पीछे का लॉजिक यही था। हाँ एक चीज़ और, अगर भारत में सर्वप्रथम संज्ञा महात्मा की दी गई है तो वो ज्योतिबा फुले को दी गई है। महात्मा गांधी को तो बाद में संज्ञा दी गई है, लेकिन सर्वप्रथम संज्ञा महात्मा की किसको मिली हुई है? ज्योतिबा फुले को मिली हुई है। इसके बाद बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले से रिलेटेड कुछ बस इंपॉर्टेंट तथ्य लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बाकी तो चीज़ें ठीक है, वही सेम चीज़ें हैं जो ज्योतिबा फुले के बारे में बता दी मैंने आपको। महिलाओं के लिए कार्य करना, जाति व्यवस्था का विरोध करना, या फिर अनाथालय या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सब के लिए भी कार्य करते हुए देखे गए हैं। ठीक है, तो जो भी सामाजिक कार्य हैं उसके अंदर इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसके लिए जैसे अभी हमने महिला स्कूल की बात करी, वो महिला स्कूल इन्होंने बनवाया था, और साथ में महिला सेवा मंडल का भी इन्होंने स्थापना की थी 1852 में। ये लिखिएगा सावित्रीबाई फुले के अंदर। सावित्रीबाई फुले ने 1852 के अंदर जो कार्य किया था वो था महिला सेवा मंडल, जिसके अंदर उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड चीज़ों को उठाया। ठीक है, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें ये लोग उठाया करते थे। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब उस समय समाज के लिए तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ये लोग माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों के ऊपर भी वर्क कर रहे थे। जैसे अगर विधवा कोई हो जाती थी तो उसके सर का मुंडन करा दिया जाता था। ठीक है, तो वो मुंडन कराना भी सामाजिक बुराई है कहीं ना कहीं, उस महिला का उत्पीड़न, तो उसके लिए भी अलग से कार्य किया जा रहा है। और ज्योतिबा फुले के साथ में सावित्रीबाई फुले बेसिकली इसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ विधवाओं के सर का जो मुंडन होता था उसको लेके भी इन्होंने विरोध किया था और ऐसी प्रथाओं से लड़ने के लिए कार्य किया। ठीक है, एक बार सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 या 20 की बात आई थी। अब उन्होंने सीसेट में लिखा था, स्टेंजा आया था पूरा। स्टेंजा आते हैं कई सारे सीसेट में, जब आप देखोगे कॉम्प्रिहेंशन एक टॉपिक है ना। पिछले 2-3 सालों से सीसेट पास ही नहीं होने दे रहा किसी को,
ये भी देख रहे होंगे आप लोग। तो उसके अंदर स्टेंजा एक आया था, उस स्टेंजा के अंदर सरोजनी नायडू के बारे में लिखा हुआ था और सरोजनी नायडू से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य लिखे हुए थे उसके अंदर। अब वो तथ्य सारे के सारे गलत लिखे हैं। सोचिए यूपीएससी का पेपर है, सीसेट के अंदर उन्होंने जो तथ्यों को वहाँ पे मेंशन किया वो गलत लिखे हुए। सरोजनी नायडू से रिलेटेड लिखा हुआ 1928 में पहली बार प्रेसिडेंट बनी, 1935 में इन्होंने जो है गांधी जी का समर्थन से मना कर दिया कि हम गांधी जी का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे कुछ तथ्य वहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। अब वो तथ्य देखने के बाद में अब आप लोग जो आंसर लगाओगे, जो क्वेश्चंस पढ़ोगे, वो अपनी ओरिजिनल नॉलेज के बेसिस पे लगाओगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में स्टेंजा के बाद में क्वेश्चन देता है नीचे, इसमें से बताइए कौन सा सत्य है ना, देता। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे आपको याद आएगा नहीं यार 1925 में है सरोजनी नायडू तो प्रेसिडेंट कांग्रेस की, या 1928 लगा तो आप 25 वाले पे टिक लगा दोगे 28 की जगह। लेकिन वहाँ कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही क्या होता है कि कुछ भी लिखा हो उसके अंदर, चाहे वो गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो, आपको आकलन किसके आधार पे करना था, जो लिखा हुआ था। और इस बेसिस पे कितने लोगों ने कम से कम वहाँ के 5-6 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, क्योंकि हम अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज यूज कर लिए है ना। तो यूपीएससी हमेशा इस बात को बोलता है कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। एक्स्ट्रा ना दिमाग लगाना है आपको, ना एक्स्ट्रा सोचना है, जितना आपके सामने है उतना विचार करो, फालतू दिमाग नहीं लगाना। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना एक्स्ट्रा तो एनालिसिस करने पे आओगे तो बहुत सारी चीज़ें फिर एनालिसिस करने के लिए, इसलिए ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो महिला सेवा मंडल, अगर मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ महिला सेवा मंडल, तो आपके दिमाग में महिलाओं की सेवा खुद आ जाएगी। अब महिलाओं की सेवा में जितनी भी महिलाओं के साथ बुराइयां हो रही होंगी उनको रोकने का कार्य किया होगा। अब हो सकता है मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको ये पॉइंट ना लिखा हो कि महिलाओं का जबरन विवाह करने के बाद में उनको दहेज की डिमांड भी की जाती थी और दहेज भी उनके साथ में एक अलग को प्रथा ऐड थी उनके साथ में। तो आप ये तो नहीं कहोगे कल की सर आपने ये तो बताया नहीं था, महिला सेवा मंडल में दहेज प्रथा का भी विरोध था, है ना। लेकिन आप लोग खुद इस बात को आकलन कर सकते हो कि जब महिलाओं की सेवाओं की बात हो रही है तो महिलाओं के साथ जो भी उत्पीड़न हो गए वो सब ऑटोमेटिक इसके अंदर आ ही जाए, ठीक है। तो महिला सेवा मंडल के अंदर महिलाओं से रिलेटेड ये कार्य है, ठीक है। इसके बाद में रात्रि विद्यालय और वजीफा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी 1855 में जब इसके लिए इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। इन्होंने बेसिकली जो रात्रि विद्यालय खोला था वो किसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं खोला था, ना छात्रों के लिए खोला था। ये रात्रि विद्यालय किसानों के लिए था, मजदूरों के लिए था। और किसान मजदूरों को रात में 1 से 2 घंटे सिर्फ ये शिक्षा दी जाती थी कि उनके अधिकार क्या क्या है समाज में रहते हुए, जमीनों में उनको क्या अधिकार मिलता है या किस तरीके के अधिकारों के साथ में उनको अपने कार्य को करना चाहिए। तो रात्रि विद्यालय सिर्फ इस वजह से इन लोगों को जो है खोला गया था, ठीक है। क्योंकि वो दिन में तो उपस्थित नहीं हो सकते ना, क्योंकि दिन में अपना कार्य करेंगे, तो उन्हें रात के लिए वो विद्यालय खोला गया था। और इस विद्यालय में किसानों को बुलाने के लिए इन्होंने क्या करा, वजीफा प्रणाली शुरू करी थी कि अगर जो इस क्लास में आएगा, रेगुलर आएगा और अगर आगे शिक्षा लेगा तो हम उसको वजीफा भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वजीफा मतलब क्या होता है बताइए होगा तुम लोग, है ना, जिसके लालच में तुम लोग यहाँ बैठे हो, टैबलेट है सुबह शाम तक ये तो बोला करते हो, टैबलेट कब मिले कब हम भागे। उसके बाद में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ठीक है। उसके बाद के उसके अंदर शिशु हत्या के निषेध का कार्य किया गया, ठीक है। सत्यशोधक समाज, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे ऊपर भी ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था, उसी के अंदर इन्होंने यहाँ पे सत्यशोधक समाज के अंदर कुछ चेंजेस किए, जिसके अंदर इन्होंने महिला वर्ग का नेतृत्व किया था। पुरुषों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ज्योतिबा फुले, महिलाओं का सावित्रीबाई फुले कर रहे थे, ठीक है। अकाल राहत 1876 में इन्होंने अकाल राहत भी यहाँ पे प्रोवाइड की थी। अकाल राहत का मतलब अकाल जब पड़ गया सोसाइटी के अंदर, अंग्रेज तो अपने हाथ खड़े कर लेते थे, अकाल पड़े कुछ भी पड़े, वो भारतीय समुदाय की मदद करने से मना कर दिया करते थे। उनका कहना था हमारे पास में फंड ही नहीं है, हम तुम्हारी मदद कैसे करें। अकाल का मतलब क्या होता है ये तो समझते होंगे आप, सूखा पड़ गया मान लिया, है ना, और उसकी वजह से कई सारी बीमारियां आना शुरू हो गई और वहाँ पे मानव जो है बुरी तरीके से उसमें मर रहा है, उसकी डेथ हो रही है। तो ऐसे लोगों को राहत सामग्री की बहुत ज़रूरत होती है, तो राहत सामग्री प्रोवाइड करने का भी कार्य इन्होंने किया था। तो अकाल राहत है।
लिंग भेदभाव की बात इसके अंदर भी की गई है, इन्होंने इसके लिए भी अपनी आवाज उठाई। ठीक है, साहित्यिक कार्य भी, क्योंकि एक कवि थी, ये बात हमें पता होना चाहिए, सावित्रीबाई फुले क्या थी, एक कवि थी, और कवि होने के नाते इनके कई सारे लिटरेरी वर्क्स भी हैं जो इन्होंने इस समय में किए थे। ठीक है, काव्या फुले 1934 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पब्लिश कब हुआ था, जाके 1934 में पब्लिश हुआ था काव्या फुले। ठीक है, और उसके बाद में बावन काशी सुबोध रत्नाकर 1982 में जाके पब्लिश हुआ था, ये किताब इनकी है। उस समय में इन्होंने इन सब किताबों का जो है वर्णन अपने शब्दों के अंदर किया था, जिसके अंदर इन्होंने यही सारी समस्याओं का बारे में लिखा। जैसे काव्या फुले अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके ऊपर डिपेंडेंट किताब है, ठीक है, तो उसके लिए आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाए, महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड है, जाति व्यवस्था से रिलेटेड है, या शिशु बाल हत्या से रिलेटेड है, तो ये सब सामाजिक कार्य तो ये कर ही रही है, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएंगे, वही आंसर उसके बेसिक हो जाएंगे। तो इन टॉपिक, इन किताबों के अंदर इन्होंने इसका नाम लिखा हुआ। ठीक है, तो ये सावित्रीबाई फुले हैं, सावित्रीबाई फुले से रिलेटेड ये कार्य सारे के सारे याद रखिएगा। उसके बाद में अगले जो है समाज सुधारक वो है बाल शास्त्री जांभेकर। ठीक है, बाल शास्त्री जांभेकर बोला जाता है कि बॉम्बे के समाज सुधारकों में से पहले समाज सुधारक थे। अभी तक हम लोग कलकत्ता बंगाली लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर उनका प्रभाव दे रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र के लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र के लोग होते थे, कहीं ना कहीं बम्बई से अगर बोला जाए कि कहाँ के लोग हैं, तो उनमें एक पहला नाम यहाँ पे आ जाता है बाल शास्त्री जांभेकर। इनके बारे में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है इनका यहाँ पे शुरू किया गया एक साप्ताहिक जिसका नाम है द दर्पण। ठीक है, इसको सिर्फ एक फैक्ट के तौर पर रख लो कि जब भी हम लोग बात करेंगे बाल शास्त्री जांभेकर की, तो 1832 में पब्लिश किया गया एक साप्ताहिक है इनके नाम का, जिसका नाम था द दर्पण। ठीक है, तो इस द दर्पण के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, जो इन्होंने यूरोप में और भारतीय लोगों में तुलना की है, उस तुलना का वर्णन किया गया कि मानव अपनी अज्ञानता को दूर करे, भ्रम में कहीं ना कहीं जो फैला हुआ है उसको दूर करे, ज्ञान का प्रकाश अपने ऊपर लेके आए, ऐसी तमाम चीजों को इन्होंने द दर्पण के अंदर मेंशन किया था। दर्पण, दर्पण का मतलब मिरर होता है, और मिरर का मतलब उस शीशे में अपने आप को देख के आकलन करना चाहिए कि किस अज्ञानता के घेर में आप घिरे हुए, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये द दर्पण नाम याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड बस इतना ही। ठीक, इसके बाद में अगला जो नाम है वो है परमहंस मंडली। ठीक है, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, परमहंस इसके अंदर जो नाम जुड़ा हुआ है वो एक बहुत बड़े संत हैं जिनका नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और काफी पहुंचे हुए संत थे। जिन संत ने ये क्लेम किया है, वो क्लेम ये है कि उन्होंने भगवान से फेस टू फेस बात की और भगवान के सामने बैठ के वो बात करते थे और उन पर चर्चाएं करते थे, और इसी चर्चाओं को उन्होंने अपनी एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तौर पर लोगों के सामने रखा। ठीक है, तो वो ईश्वर के ऊपर पूरी तरीके से बिलीव कर रहे हैं और ईश्वर को बता रहे हैं कि ईश्वर खुद मना कर रहा है कि ऐसे किसी भी तरीके की कोई भेदभाव लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये जो परमहंस है उन्हीं की आइडियोलॉजी को लेते हुए यहाँ पे परमहंस मंडली 1849 में बनी, और इस परमहंस मंडली को बनाने में महाराष्ट्र के दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस परमहंस मंडली को बनाया था। ठीक है, तो ये बेसिकली मंडली जो है अपनी जो भी गतिविधियां चलाती थी वो सामान्य रूप से नहीं चलाती थी, ये कैसे होती थी, गुप्त तरीके से चलती थी, मतलब लोगों के सामने इसका बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होता था। अगर ऐसा होता तो शायद अंग्रेज आगे चल के इसके ऊपर बैन कर सकते थे, तो उन्होंने इसको कैसे चलाया, गुप्त तरीके से चलाया। इसके अंदर गुप्त तरीके से चलाने का मतलब एक और भी था कि हो सकता है उच्च जाति के लोग या जिन लोगों को ये पसंद आए वो लोग इसका विरोध करें, तो इसको गुप्त रूप से चलाया जाता था, जिसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई करना। तो परमहंस मंडली का जो कार्य है वो मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई करना, और मंडली के लोग इस बात को प्रूव करने के लिए निचली जाति के व्यक्तियों के साथ में जाके भोजन भी ग्रहण करते थे और उनके साथ में रहना सहना भी किया
किया करते थे। जैसे आगे एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का देखोगे, महात्मा गांधी ने इन सब चीज़ों को अपनाया था, तभी लोगों ने उनको महात्मा जैसी उपाधि से नवाजा था। तो परमहंस मंडली के लोग ये सारी चीज़ें करते थे। महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत इसमें की गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। परमहंस मंडली ही हो सकता है क्वेश्चन आ जाए और उसके अंदर पूछ लिया जाए इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते थे। तो उन ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा कि मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर के भी खिलाफ थे। ईश्वर की उपासना करना अलाउ है, ईश्वर को मान सकते हो, लेकिन उसके लिए मूर्ति पूजा करना या फिर उसमें जाति व्यवस्था को घुसाना वो गलत है। तो ऐसी चीज़ों का विरोध करते थे। और ये भी चीज़ लिख सकते हो कि महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने कार्य करना शुरू किया। तो परमहंस मंडली 1849 के अंदर परमहंस मंडली का यहाँ पर फॉर्मेशन किसने किया था? दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग, इन दोनों ने मिलकर परमहंस मंडली का फॉर्मेशन किया, ठीक है। हम लोग ने लिखना बंद कर दिया क्या? लिख रहा हूँ। हाँ, आधे लोगों को ये लग गया PDF तो मिलने वाली है, तो इससे अच्छा लिखना तो PDF का तो प्रिंट निकलवा लाओगे तुम यहाँ पे आसानी से, लेकिन बाद में जब नोट्स चेक होंगे उसका क्या करोगे? है क्लास में खड़ा करके तुमको बेइज्जती करी जाएगी तो तुम लोग को अच्छा लगेगा कि तुमने नोट्स क्यों नहीं बनाए? है कोई आएगा, कोई भी आके पूछ लेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स अपने बनाते रहो और इससे आपका ही फायदा है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अपने हाथ से जब हम कोई चीज़ लिख लेते हैं तो माइंड उसको कैप्चर कर लेता है ना। तो पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे बिलीव किया करो। जितना लिखोगे उतना आपके लिए सहायता करेगा, ठीक है। तो दिमाग काम नहीं करेगा तब तक जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे। कितना पढ़ लेना, 4 दिन बाद भूल जाओ। अपनी वो एक गंदी सी राइटिंग में जब देखोगे ना परमहंस मंडली लिखा हो, ठीक है, तो याद आ जाएगा तुम्हें कि हाँ मैंने परमहंस मंडली लिखा था और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा इनको लोक हितवादी के उपनाम से जाना करते थे और इनका कार्य जो था बेसिकली वो सामाजिक आंदोलन जो भी चल रहे थे उन सामाजिक आंदोलनों का और दायरा बढ़ाना था। मतलब अगर कोई किसी भी तरीके की गतिविधि गलत तरीके से हो रही है तो उस गतिविधि को सुधारने का कार्य ये किया करते थे। बस क्या करते थे, जो भी आंदोलन चल रहे उन आंदोलनों को आगे बढ़ाने का कार्य किया करते थे, ठीक है। जो इनका एक न्यूज़पेपर है मराठी साप्ताहिक प्रभाकर, उसमें इन्होंने 48 से 50 के बीच में 100 पत्र लिखे हैं अपने, ठीक है। उन 100 पत्रों के अंदर इन्होंने एक ही बात लिखी थी, वो जाति व्यवस्था, धर्म के बेसिस पे भेद जो लोगों के अंदर है उससे रिलेटेड चर्चाएं यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो इनका पत्र है प्रभाकर को याद रखिएगा बस। हाँ, 48 से 50 के बीच में 100 पत्र लिख दिए थे। तुम लोग एक दिन में एक आंसर नहीं लिख पा रहे, शर्म आनी चाहिए। कितने लोगों ने अभी भी आंसर नहीं लिखा है? हाँ, और कोई है? अभी गिनूंगा आपको सारी रखी नाम सारा अटेंडेंस तो आ ही नहीं। तो अभी तक जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे थे वो 19वीं शताब्दी के हाफ की थी, ठीक है। मतलब 19वीं शताब्दी शुरू हुई और लगभग 1850 तक का जो भी समय है वो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा। तो उस समय में जितने भी इस समय में आंदोलनकारी है उनके बारे में हम लोग ने यहाँ पे चर्चा कर ली, ठीक है। अब और इंटरेस्टिंग लोग आने वाले हैं जो 1850 के बाद जिन्होंने कार्य करना शुरू करे और उनके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे।
लेकिन ये आंदोलन इस समय में ज़्यादा मजबूत माना गया पुराने आंदोलनों के मुकाबले। उसके पीछे के कुछ कारण हैं। वो कारण ये है, जैसे राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हो चुका था इस समय। जैसा हम लोग ने 1857 का विद्रोह देख लिया इस समय तक, है ना। 1857-58 में ये विद्रोह हो चुका है और हमने देख लिया, तो लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं कहीं ना कहीं आ चुकी है। अब वो जो भी आंदोलन चलेंगे वो उस आधार पर चलेंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है। आंदोलन जो चलेंगे वो नई आर्थिक शक्तियों का उदय होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से भारत पिछड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से। और अभी तक पीछे आपने जितने भी आंदोलन देखे, कहीं पे ये चर्चा नहीं हुई है कि आर्थिकी को भी तो मजबूत करने की जरूरत है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। अब बात होगी आर्थिक समाज की, ठीक है। तो आर्थिकी को कैसे उदय किया जाएगा उसकी भी बात होगी। अगला है शिक्षा का प्रसार। अब शिक्षा का प्रसार, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न एजुकेशन या फिर पाश्चात्य शिक्षा इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उसका भी प्रसार करना यहाँ जरूरी था, और अच्छे तरीके से उसका भी अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। पश्चिमी विचार और संस्कृति, पश्चिमी विचारों को लोगों ने इस समय अडॉप्ट किया, वहाँ की संस्कृति को अडॉप्ट किया, वो भी इस समय काल में देखने को मिलेगी जो आने वाला समय काल है। और दुनिया के प्रति जागरूकता भी बढ़ी, और वो सारी की सारी जागरूकता हम लोग अब देखेंगे किस तरीके से बढ़ी। तो इसके अंदर जो पहला नाम है वो है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन फिर अगर 1857 के बाद किसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में स्वामी विवेकानंद को माना गया, ठीक है। लेकिन स्वामी विवेकानंद नहीं है जब तक उनके साथ में रामकृष्ण परमहंस नहीं है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस वो व्यक्ति हैं जिन व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद बनाया, ठीक है। तो ये बेसिकली रामकृष्ण परमहंस से कहानी शुरू होती है। रामकृष्ण परमहंस एक सामान्य व्यक्ति थे और पूजा पाठ प्रार्थना पर थोड़ा बिलीव करते थे, रिलीजियस व्यक्ति थे। रिलीजियस व्यक्ति होने के साथ साथ में आगे चल के क्या हुआ, इनको एक छोटे से मंदिर का पुजारी बना दिया गया, ठीक है। जब इन्हें मंदिर का पुजारी बना दिया गया तो इन्होंने क्या करा, उसमें भक्ति और साधना करना शुरू करी। भक्ति साधना जैसे आप बौद्ध धर्म में देखोगे, जैन धर्म में देखोगे कि लोग अपना संन्यास लेके सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रति वहां पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने भी ऐसा ही कुछ करना शुरू किया और इन्होंने ईश्वर की खोज में अपना पूरा समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। लोगों को 14-14, 12-12 साल लग गए धर्म का ज्ञान लेने में, है ना। गौतम बुद्धा को देखो, महावीर स्वामी को देखो, तो 14 साल, 6 साल, 8 साल ये समय गुजर जाता था। लेकिन परमहंस की बात अगर की जाए तो मात्र 3 दिन में इन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वो कैसे हो गई, क्योंकि इनको फेस टू फेस ऐसा माना जाता है, ऐसा किताबों में भी लिखा और ऐसा इन्होंने अपने शिष्यों को भी बताया कि 3 दिन के अंदर इनको माँ काली जो थी वो आके कई सारी बातों से रिलेटेड जो मान्यताएं हैं उन सबसे रिलेटेड चीज़ों को बताया। माँ काली के साथ में जब इनका फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ उसके बाद में इन्होंने क्या करा, अपने समुदाय के अंदर तमाम लोगों को क्या करा, शिक्षित करना शुरू कर दिया। पहले इनकी मान्यता ये थी कि ईश्वर जो है वो मूर्ति पूजा या फिर किसी भी तरीके के अगर हम अनुष्ठान करें उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। लेकिन जब इन्होंने माँ काली के साथ में ये इंटरेक्शन किया तो उस इंटरेक्शन के बाद में इनकी तमाम मान्यताएं बदली और मान्यताएं बदलने के बाद इन्होंने अपने जितने भी शिष्य थे उनको ये सब शिक्षाएं देना शुरू करी। स्वामी विवेकानंद एक आम से व्यक्ति हैं, एक अच्छे घर परिवार में उनका जन्म हुआ है। इनके पिता बैरिस्टर थे और स्वामी विवेकानंद के पिता बैरिस्टर थे, तो समझ लो कि कितने उच्च घराने से ये रहने वाले होंगे, लेने देने वाले होंगे। लेकिन जब इन्हें परमहंस के बारे में पता चला तो इन्होंने क्या करा, उस मंडली को जाके ज्वाइन कर लिया और परमहंस के मंडली के अंदर जाके इन्होंने अपने आप को उनका शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने से पहले की एक कहानी है कि ये पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद एक क्वेश्चन लेके घूम रहे थे और वो क्वेश्चन ये था कि किसी भी व्यक्ति से जाके ये पूछते थे कि आप लोग मुझसे कहते हो ईश्वर को मानो, क्या आपने ईश्वर देखा है? ये सबसे जाके एक क्वेश्चन पूछते थे, क्या आपने ईश्वर देखा? यहाँ बैठे तमाम बच्चों से भी अगर मैं पूछूं कि आपने ईश्वर देखा है तो आंसर क्या होगा? है ना, सबका आंसर यही होगा, ईश्वर नहीं देखा। या दुनिया के अंदर तमाम लोगों से अगर मैं बातचीत करूं जाके तो यही आंसर होगा कि ना, नहीं देखा। तो ये सबसे पूछते घूम रहे थे कि क्या तुमने ईश्वर देखा है? तो आंसर एक ही मिलता था, नहीं, हमने ईश्वर नहीं देखा। लेकिन ये एक दिन टकरा गए जाके
परमहंस से, रामकृष्ण परमहंस से। और जैसे ही उनके साथ में टकराए जाके, तो मैंने आपको क्या बताया, उन्होंने तो माँ काली का दर्शन कर रखा है, माँ काली के साथ में इंटरेक्शन कर रखा है। तो ये पहले व्यक्ति थे रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को आंसर दिया, हाँ मैंने देखा है और मैंने बात भी दी है। तो जब इन्होंने उनके साथ में इंटरेक्शन किया, ये सब बातें बताई उन्हें, तो स्वामी विवेकानंद ने बिना कुछ सोचे समझे इनकी मंडली को ज्वाइन करके इनको अपना गुरु मान लिया। ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद धार्मिक चीजों के अंदर बहुत तेजी से जा रहे थे, हर एक धार्मिकता की चीजों को अपनाते जा रहे थे और उन्हें पता था कि धार्मिक चीजें परमहंस की वजह से उनके लिए पॉसिबल हुई थी। लेकिन एक अपवाद इसके अंदर ये था कि स्वामी विवेकानंद ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय के कट्टर भक्त थे शुरू से, और वो ये बात मानते थे कि जैसे ब्रह्मा समाज की बात हम लोग ने की थी, वो ब्रह्मा समाज से भी जुड़े हुए थे और वो ब्रह्मा समाज की भी आइडियोलॉजी को मानते थे। अब हो गया कंट्राडिक्शन क्या हो गया, एक व्यक्ति तो ईश्वर की मान्यताओं की बात कर रहा है कि भाई अनुष्ठान भी करो, भगवान भी है, मूर्ति पूजा भी करो, सब करो, लेकिन एक व्यक्ति बार बार हमसे क्या कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ईश्वर की उपासना डायरेक्ट करनी चाहिए और इन सब चक्कर में अनुष्ठान वगैरह में नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये हो गए कंफ्यूज इन दोनों चीजों में। जब ये कंफ्यूज हुए, इनके अंदर ये सब कंट्राडिक्शन आना शुरू हुआ, तो कंट्राडिक्शन आने के बाद में इन्होंने खुद एनालिसिस करना शुरू किया और खुद एनालिसिस के बाद में स्वामी विवेकानंद एक मत के ऊपर पहुंचे, और वो मत क्या था जो शिकागो के अंदर आपने इनकी स्पीच में सुना होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ी स्पीच हुई, धर्म सम्मेलन हुआ 1893 के अंदर शिकागो में। ऐसे धार्मिक सम्मेलन बहुत ही कम हुए दुनिया भर में, जिसमें शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में पहला धर्म सम्मेलन। अभी लास्ट धर्म सम्मेलन भी हुआ है 2018 में हुआ। और ऐसे धर्म सम्मेलनों की अगर बात करूं तो 5 से 6 धर्म सम्मेलन इन लगभग 150 से 200 सालों के अंदर ही हुए, सिर्फ 5 से 6 धर्म सम्मेलन। और इन धर्म सम्मेलन में सबसे पहला धर्म सम्मेलन जो करने गए थे, वो कौन करने गए थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो पहुंचे, इनको बुलाया इसलिए गया था कि धर्म के ऊपर अपना ज्ञान दीजिए आप। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि धर्म के साथ साथ में ये कुछ भौतिकवादी चीजों से भी जुड़े हुए थे, जैसे ब्रह्म समाज बताता है ना। सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थे, क्या थे? भौतिकवादी भी थे। मतलब आध्यात्म की ज्ञान की प्राप्ति तो थी इनको, साथ ही साथ में भौतिकवादी चीजों को भी ये देखा करते थे। शिकागो पहुंचे और शिकागो पहुंचने के बाद में इन्होंने जो अपना सम्मेलन शुरू किया, वहां जितनी भी जनता बैठी हुई थी उसको इन्होंने जो संबोधन किया था, उस संबोधन के पहले ही शब्द थे इनके, भाइयों और बहनों। ठीक है, सुनते होंगे आजकल बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पहले ही जो शब्द थे इनके वो क्या थे? भाइयों और बहनों। भाइयों और बहनों कहते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ शिकागो, जैसे इन्होंने बोला, वो शब्द सुनने के बाद में सारे लोग इनसे उसी समय कनेक्ट हो गए, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी बाहर के व्यक्ति ने आके शिकागो या फिर अन्य जगह के लोगों को भाइयों और बहनों से संबोधित किया होगा। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन पहले ही डायलॉग से बन गया। उसके बाद इन्होंने वहां के लोगों को कुछ समझाना शुरू किया। बोले मैं यहाँ पे किसी धर्म का ज्ञान देने नहीं आया, मैं यहाँ पे आपको धार्मिक चीजों से रिलेटेड या धर्म में कन्वर्ट करने भी नहीं आया हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप सब हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाए। मैं सिर्फ एक डिफरेंस देके जाना चाहता हूँ आपको, और आगे आपके हाथ में उसका अस्तित्व है, पूरा का पूरा फ्यूचर आपके हाथ में है कि आप कौन से पाथ पे जाना चाहते हो। तो इन्होंने जो वहाँ पे स्पीच शुरू करी, उस स्पीच के अंदर इन्होंने 2 शब्द पकड़े। एक शब्द था स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्म का ज्ञान। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी मतलब रिलीजन, धर्म से बात हो रही है, धार्मिक चीजों की बात हो रही है। तो उन्होंने बोला एक शब्द है स्पिरिचुअलिटी और एक शब्द है मटेरियलिस्टिक लाइफ। मटेरियलिस्टिक लाइफ या मटेरियलिज्म अगर बोला जाए तो भौतिकवादी चीजों को बोला जाता है। उन भौतिकवादी चीजों के अंदर जैसे आपका रहन सहन, आपका पहनावा, आपके उपभोग करने वाली वस्तुएं, या फिर आप जो भी अपनी सहूलियत या फिर अपने मन को समझाने के लिए या खुद को खुश रखने के लिए करो, वो भौतिकवादी चीजें हो गई। तो ऐसी भौतिकवादी चीजें हैं। बोले लाइफ में, दुनिया में सिर्फ 2 तरीके की ही चीजें, एक स्पिरिचुअलिटी तरीके की चीजें हैं और एक मटेरियलिस्टिक तरीके की चीजें हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या अपनाना है। प्रॉब्लम ये है दुनिया भर में कि अगर मैं बात करूं भारतीय लोगों की या फिर ईस्टर्न इंडिया की, तो ईस्टर्न जो पूरा का पूरा समाज है वो स्पिरिचुअलिटी में इतना खोया हुआ है कि अगर उसको बता दिया जाए कि अगर आज तुमने यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन नहीं लिखा तो भगवान तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रकोप करेगा कि जो तुम अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां नहीं भुगत पाओगे। ठीक है, वो आंसर लिख के लाएगा। ठीक है, हर हाल में लिख के लाएगा।
अगर उसको भगवान के नाम से डराया जाए, अगर उसे स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे डराया जाए, अगर उससे बोला जाए कि रिलीजियस बेसिस पे तुमको ये कार्य करना है, बोले तो वो ये कार्य करेगा ही करेगा। ये स्पिरिचुअलिटी का जो जख्म है कहीं ना कहीं, ये वहाँ के लोगों के अंदर इतना भरा हुआ है कि वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, वहाँ के लोग खूब खिल्ली उड़ाए, मजे उड़ाए, अरे भारत के लोग ऐसे हैं। फिर बोले अरे रुको अभी तुम्हारे बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया वहाँ के लोगों के बारे में, बोले कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप लोग इतना खो गए हो कि आपको पता ही नहीं आध्यात्म होता क्या, आपको पता ही नहीं कि सुकून नाम की चीज होती क्या, आपको ये नहीं पता कि योगा, मेडिटेशन या फिर इस तरीके की चीजों से आपको आराम मिल सकता है। आप मटेरियलिस्टिक चीजों में खोए हुए हो। आपको कपड़े पहनना अच्छे है ना, आपको शराब का उपभोग करना है, आपको समाज के अंदर तमाम तरीके के आराम रहन सहन चाहिए, लेकिन आप आध्यात्मिक से इतना दूर हो गए हो कि आप अपने आप को समाज से जोड़ नहीं पा रहे, है ना। तो ये उनकी बुराई निकल गई। तो बोले अब क्या करा जाए, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि बहुत जरूरी है इन दोनों चीजों में बैलेंस किया जाए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की लाइफ को थोड़ा बहुत शिकागो के लोग या इस पूरे यूरोप और अमेरिका के लोग अपना लें, और मटेरियलिस्टिक लोगों को थोड़ा बहुत भारत के लोग या फिर एशिया के लोग अपना लें। तो जब ये सब चीजें वो लोग अपना लेंगे तो क्या होगा, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा बैलेंस आ जाएगा जिस बैलेंस के बाद में जितने भी पुराने तुम लोग चीजें पढ़ रहे थे, अभी जाति व्यवस्था खत्म करो, धार्मिक व्यवस्था खत्म करो, या ये तमाम बुराइयां महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करो, ये सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, है ना। अच्छा लगा ना? तो जब मेरे सुनने से इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो उस व्यक्ति ने जब बोला होगा तो क्या प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा होगा। तो जब उस व्यक्ति ने इस चीजों को लोगों के सामने परफॉर्म किया और बोला, तब बोलने के बाद में लगभग पूरी दुनिया उनकी फैन बन गई। उस समय ऐसा नहीं था कि टेलीकास्ट होते थे, प्रोग्राम आ जाते थे, यूट्यूब पे दिख जाता था, या फिर फेसबुक लाइव चल रहा है ना, इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनका व्याख्यान लोगों तक किसी ना किसी लिखित प्रमाण के तौर पर पहुंच गए, और लोगों ने जब उसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद में रियल में स्वामी विवेकानंद की उस स्पीच के बाद में पूरी दुनिया का जो ज्ञान लोगों ने लेना शुरू किया। तभी आप देख लो ना आज के समय में वहाँ के जो यूरोप अमेरिका के लोग आते हैं, भारतीय संस्कृति को इतनी आसानी से कैसे अपना ले रहे हैं। देखा ना, बहुत सारे लोग बनारस के घाट के ऊपर कभी जाना गया हूँ मैं, देखा जाके वहाँ पे तो लोग साड़ी पहन के, है ना, पूरा टीका लगा के, अंग्रेज हैं पूरे के पूरे प्रॉपर, उन्हें नहीं मतलब भारतीय संस्कृति क्या होती है, लेकिन वो देख रहे हैं और देख के उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कई सारी दरगाहों के ऊपर चले जाना, वहाँ पे भी लोग उस संस्कृति को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने उस समय में एक ऐसी स्पीच दे दी थी जो शायद आज भी वो महत्व रखती है, जो महत्व आने वाले समय में पता नहीं कौन अपनी स्पीच से दे पाए। तो स्वामी विवेकानंद की उस स्पीच का महत्व इतना था, तभी ये व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बना। और इनके साथ में हमेशा जो बैलेंस्ड अप्रोच थी, ना तो आप किसी धर्म को डिग्रेड करो, ना आप कभी मटेरियलिस्टिक या भौतिकवाद की चीज़ों को डिग्रेड करो। जैसा मैंने अभी आपको एक शब्द बोला कि वेस्टर्नाइजेशन एक नेगेटिव वर्ड है, बोला मैंने अभी आपको कि अगर हम लोग पाश्चात्य शिक्षा की बात करें या फिर वेस्टर्न से कुछ सीखने की बात करें तो ये नेगेटिव है। स्वामी विवेकानंद कह रहे नहीं, नेगेटिव नहीं, लेकिन सीमित मात्रा में सीखो जितना आपके लिए ज़रूरी है, और उसके अलावा ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट अपने कल्चर के ऊपर मत आने दो। तो ये वो व्यक्ति है जिसने लगभग समाज के हर एक प्रारूप को बदल के रख दिया। इसलिए मील का पत्थर इस समय साबित हुए स्वामी विवेकानंद। इनके बहुत सारे कार्य हैं जो इस समय में इन्होंने किए थे, जैसे कि 1893 से 97 तक इन्होंने आध्यात्मिक हिंदू धर्म का ही प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया भर में ट्रैवल किया। लेकिन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार से ज्यादा ये मानवता का प्रचार प्रसार करते घूम रहे थे कि सब लोग मानव कैसे बन सकते हैं। तो ये बेसिकली उनसे रिलेटेड ये कुछ कार्य हैं, उन कार्यों को चाहो तो आप अपने में लिख सकते हो। जैसे रामकृष्ण मिशन की इन्होंने ही स्थापना की थी। परमहंस की तो मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद में पूरा का पूरा रामकृष्ण मिशन के तौर पर इन्होंने मिशन चलाया। रामकृष्ण मिशन का मतलब क्या होता था? रामकृष्ण मिशन के अंदर एक मठ बनता था। ठीक है, आज भी आप जाओगे बड़े बड़े शहरों में तो रामकृष्ण मिशन के नाम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने देखोगे। जैसे लखनऊ के अंदर 2 रामकृष्ण मिशन के नाम पे लाइब्रेरीज हैं।
है ना। वो लाइब्रेरीज के अंदर बच्चे आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके अपना चले जाते हैं। लाइब्रेरी मतलब रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण मिशन का मतलब बेसिकली ये होता था, अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा की जरूरत है तो उसको प्रोवाइड की जाए, अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की जरूरत है तो उसको स्वास्थ्य दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी सामाजिक बुराइयों से लड़ना है तो वो इस मिशन का सदस्य बन सकता है। तो हर तरीके की समस्याओं को इन्होंने आके वहां पे रख दिया कि रामकृष्ण मिशन हम इसलिए चला रहे हैं कि लोगों की तमाम समस्याओं को दूर किया जाए। ठीक है, तो ये रामकृष्ण मठ, ये रामकृष्ण समुदाय यहाँ पर इनकी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, एक चीज और है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा के ऊपर भी इनका बिलीफ था। वेदांत की सदस्यता जो भी है वो लेने की कोशिश करते थे। वेदांत की सदस्यता का मतलब क्या हो गया, 4 वेदास हैं आपके पास में, वेदों के अंत के बाद में भी बहुत सारे टेक्स्ट है। ठीक है, उन टेक्स्ट का भी पूरी तरीके से लोग यहाँ पे अनुपालन करते थे, उनको भी माना करते थे। ऐसा नहीं उनको इग्नोर कर दिया जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आगे चल के आप एक और व्यक्ति का नाम पढ़ोगे और वो व्यक्ति वेदों के बाद का जितना भी टेक्स्ट आया है वो सबको पूर्ण रूप से खारिज करता है। ठीक है, वो व्यक्ति कौन है कोई बताएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी गुड। तो वो वेदों के बाद जितने भी टेक्स्ट आए उन सारे टेक्स्ट को खारिज करते हुए दिखाई देते। तो ये बेसिकली वेदों की भी सदस्यता और वेदों के बाद के भी सदस्य लेते थे और इसके ऊपर भी कार्य करते थे। ठीक है, तो लगभग स्वामी विवेकानंद का जो भी वो है प्रारूप वो आपके दिमाग के अंदर बैठ गया होगा। और स्वामी विवेकानंद ने समाज के लिए जो किया वो शायद अभी तक हम लोग ने जितने भी पुराने व्यक्तित्व को देखा, समाज को, एक भारतीय समाज को विदेशी समाज के साथ जोड़ने के साथ साथ में उन सारे कल्चर, रीति रिवाजों या भौतिकवादी चीजों को भी भारत के अंदर ला के उन सब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना भी भारतीय लोगों को देखे चले। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद इतना बड़ा नाम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में वेद समाज है। ठीक है, वेद समाज में नाम आ जाता है बेसिकली देखो केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन और नायडू ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने वेद समाज की स्थापना की। अब वेद समाज की जब मैं बात करूंगा तो आप मुझे बताओ ये कौन से समाज से जुड़ा हुआ होगा? ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ होगा। क्यों होगा? क्योंकि केशव चंद्र सेन किसके भक्त हैं? राजा राममोहन राय के, और ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने की संकल्पना भी इन्होंने ली थी। तो वेद समाज जो भी है बेसिकली प्रॉपर तरीके से वो इनके द्वारा स्थापित जरूर किया गया था, लेकिन उसके अंदर तमाम कार्य किससे रिलेटेड किए जा रहे हैं? ब्रह्मो समाज से रिलेटेड किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें विवाह या अंतिम संस्कार ऐसी रस्मों को धार्मिक महत्व भी माना जाता था कि धार्मिक महत्व में ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में इसे दिनचर्या का मामला भी माना गया। मतलब इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बिल्कुल ये धर्म ही है और अगर आप ये नहीं करोगे तो आप धर्म से बाहर चले जाओगे। उन्होंने बोला डेली टू डेली जो वर्क होते हैं उन वर्कों में से कोई एक वर्क है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नहीं भी करोगे तो कुछ ऐसा आपके साथ में गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक मान्यताओं को खत्म करने की वेद समाज बात करता है और जातिगत भेदभाव को भी समाप्त करने की ये बात करता है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बहुविवाह, बाल विवाह के खिलाफ या फिर विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में ये लोग रहा करते थे। ये था वेद समाज। ठीक, कोई भी समाज आपसे पूछा जा सकता है और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये समाज की ये व्याख्या की गई है या नहीं की गई है। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर्स में नोट जरूर करते चलिए कि कौन से समाज की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, समय भी जरूर याद रखिएगा। जैसे वेद समाज 1864 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसको भी जरूर याद रखिएगा। अब हो सकता है आपसे केशव चंद्र सेन ना पूछे क्योंकि ये सब नाम तो बच्चे रट चुके होते हैं। आप पूछ लेगा आपसे नायडू के बारे में पूछ लेगा कि वेद समाज की स्थापना किसने करी, 4 ऑप्शन में नायडू का नाम दे देगा। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन तो हमें याद है लेकिन नायडू याद नहीं है अगर तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए दोनों नाम यहाँ पे याद करना जरूरी। अब आता है इंपॉर्टेंट नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनको अगर हम लोग स्वामी या संत का भी उपाधि दें तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, इनके बचपन का नाम या फिर इनका जो पॉपुलर नाम है वो मूल शंकर था और मूल शंकर से इन्होंने अपने आप को स्वामी बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, कैसे ये वहाँ तक पहुँचे, उसके पीछे की एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि जब यहाँ पर दयानंद सरस्वती अपना
जीवन के अंदर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उसी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी जो चीजें शायद समाज के लिए उचित नहीं थी, जिन चीजों में अगेन फिर वही बात आ जाएगी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या फिर शिक्षा के लेके महिलाओं को रोकना या फिर जाति व्यवस्था का लोगों के ऊपर जबरदस्ती का बर्डन डालना। जब ये सब चीजें इन्होंने देखना शुरू करी तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि ये तो हिंदू समाज है जो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों को रोकने के पीछे हमें करना क्या पड़ेगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ वेदों का ज्ञान लेके रखा था और उन वेदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो जब वेदों के ज्ञान की बात आती है तो स्वामी दयानंद के आपको वेदा से रिलेटेड कोई डायलॉग याद आता है? वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने एक डायलॉग दिया था वहां पे या फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द लोगों के सामने रख दिया कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने बोला कि हिंदू दो प्रकार का होता है, ठीक है, इन्होंने हिंदू डेफिनेशन दी और इन्होंने बोला हिंदू दो प्रकार का होता है। एक हिंदू होता है, अब यहाँ पे लिखूंगा, देखो तुम लोग पर्सनल मत लेना कोई, बस ये है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो बोला है सिर्फ वही शब्दों को यहाँ पे आपके सामने रखा, ठीक है। इन्होंने बोला हिंदू का जो विभाजन है वो दो तरीके का है। एक तो हिंदू होता है जिसको हम प्रॉपर बोलेंगे सिर्फ हिंदू ही, ठीक, और ये हिंदू का मतलब होता है आर्य। क्या मतलब होता है? आर्य, ठीक है। और एक हिंदू होता है जिसको हिंदू ही बोला जाता है और उसका मतलब होता है आर्य। इसलिए भारत के अंदर बोला जाता है आर्यन का आगमन का मतलब ही यही था कि भारत में हिंदू धर्म की शुरुआत, ठीक है, ऐसा माना जाता है जब हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा भी था इसके बारे में। और दूसरा इन्होंने बोला एक हिंदू होता है जो होता है सनातनी, ठीक है। दूसरा हिंदू क्या होता है? सनातनी होता है। तो इन्होंने दोनों के बीच में भेद किया। इन्होंने बोला कि ये वाला जो हिंदू है, आर्यन वाला जो हिंदू है, ये हिंदू जो फॉलो करता है ये फॉलो करता है चार वेदास को, ठीक है। ये किसको फॉलो करता है? चार वेदास को फॉलो करता है। लेकिन ये जो सनातनी हिंदू है, ये सनातनी हिंदू चार वेदास को तो फॉलो करता है, लेकिन चार वेदास के साथ में ये उपनिषद को भी फॉलो करता है, ठीक है, वेदांत को भी फॉलो करता है, आरण्यकास को भी फॉलो करता है, ठीक है, या फिर ऐसी मिसलिनियस और भी काव्य रचनाएं आई हैं जिसमें महाभारत या फिर गीता की भी बात होती है। तो ये है सनातनी हिंदू जो इन सारी टेक्स्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बोले दो तरीके का हिंदू है। एक हिंदू है जो यहाँ पर सिर्फ आर्यन धर्म से रिलेटेड चीजों को फॉलो कर रहा है, वेदास को फॉलो कर रहा है। एक हिंदू है जो वेदास के अलावा वेदांत को, उपनिषद को, अरण्यकास को या फिर वेदांता से रिलेटेड तमाम चीजों की बातें कर रहा है, महाभारत या फिर गीता। बोले ये दो तरीके का हिंदू है। तो हिंदू धर्म में बुराइयां कैसे आई, हिंदू धर्म के अंदर इतनी कुरीतियां डेवलप कैसे हुई? बोले वो डेवलप हुई जब आर्यन के आगे लोग निकल के सनातनी की तरफ बढ़े, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द स्वामी विवेकानंद के हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोले जब आर्यन से निकल के लोग सनातनी की तरफ बढ़े, वहां से हुई प्रॉब्लम शुरू। क्यों? क्योंकि जब तक वो चार वेदास को मानते थे तो चार वेदास को मानने के लिए उनके पास में चार तरीके का वर्णा सिस्टम था, ठीक है। जिसमें पहला वर्णा सिस्टम की अगर बात की जाए, इसको इस तरीके से मैं अगर बना दूं तो ये चार तरीके का वर्णा सिस्टम मान लिया जाता था, जिसमें सबसे ऊपर बैठा हुआ ब्राह्मण है, उसके नीचे बैठा हुआ क्षत्रिय है, उसके नीचे बैठा हुआ वैश्य है और चौथे नंबर पे यहाँ पे दलित या शूद्र जिसको बोला था। बोले ये एक स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है जब तक हम लोग आर्यन की बात करते हैं। हाँ, इसके अंदर एक चीज ये है कि जब भी इस स्ट्रक्चर की बात होती है तो ब्राह्मण वही व्यक्ति है जो ज्ञानी है, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। जब भी बात कर्म के आधार पर होगी तो वो व्यक्ति ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा या शूद्र होगा, उसके कर्मों के आधार पर। मान लिया कोई व्यक्ति ज्ञान ले रहा है, ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है और वो ज्ञान की प्राप्ति करके अपने आप को इतना काबिल बना ले कि वो आगे चल के ब्राह्मण अपने आप को बना सकता है, बोल सकता है। अब उसी घर के अंदर उसका एक भाई है, वो भाई हो सकता है लड़ने में बहुत कुशल है, राजा बनने की क्षमता रखता है, उसका कहीं ना कहीं स्किल्स यही है तलवारें चलाना, तो वो व्यक्ति राजा थोड़ी है, ब्राह्मण थोड़ी बनेगा। वो क्या बनेगा? क्षत्रिय बन जाएगा। उसी घर का दूसरा बच्चा क्या है? क्षत्रिय बन सकता है। तीसरा वैश्य की अगर बात की जाए तो वो व्यापार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, बिजनेस करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, वो व्यापारी बनना चाहता है, तो उसी घर का तीसरा बच्चा क्या बन गया?
वो वैश्य बन गया। चौथा बच्चा वो है जो समाज की सेवा करना चाहता है, जो शायद एनजीओ, ट्रस्ट या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता है जिससे समाज के हर वर्ग की सेवा कर दी जाए। तो ऐसा बच्चा उसी घर में क्या बन जाएगा, वो शूद्र बन जाएगा। तो एक ही घर में चारों वर्ण देखने को मिल रहे हैं। ये सीधा का सीधा लॉजिक कहाँ देखने को मिलता है, इस हिंदू धर्म में जो आर्यन से रिलेटेड है। बोले दूषित हो गया ये तब जब इस हिंदू धर्म को छोड़ के लोग सनातनी बनना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने उपनिषद पढ़ा, अब उन्होंने वेदों के ज्ञान के बाद में उपनिषद को पढ़ना शुरू करा, पुराणों को पढ़ना शुरू करा। तो उसके बेसिस पे उन्होंने इन सारे जो कर्म के आधार पर जाति की व्यवस्था बनती थी उसको अब इन्होंने किसके आधार पर कर दिया, धर्म के आधार पर। मतलब आपके जन्म के आधार पर, आप जिस परिवार में जन्म लोगे आप उसी कुल के माने जाओगे। तो बोले ये सब कहां से दूषित होना शुरू हो गया, जब इन्होंने यहां से यहां आना शुरू कर दिया। तभी इन्होंने इस बात को, ये इतनी एनालिसिस की इन्होंने, इसके बाद में इन्होंने बोला गो बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। और जब वेदों की तरफ लौटने की बात होती है तो सिर्फ इन 4 वेदास की बात होती है। जब भी स्वामी दयानंद सरस्वती बात करते हैं वेदों की तरफ लौटने की तो इन 4 वेदास की बात होती है। उसमें ये ना तो वेदांत को मानते थे, ना उपनिषद को मानते थे, ना अरण्यकाश को मानते थे। इन सब चीजों पे वो बिलीव ही नहीं करते थे। ना महाभारत, काव्य, किसी भी तरीके की कोई चीजों को नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि इसके आधार पर लोगों के अंदर कुछ सामाजिक बुराइयां डेवलप हो गई हैं, तो ये खत्म करना जरूरी है। इसलिए अच्छा ये है कि जो शुरू के वेदास आए, जो 4 वेदास आए, उस वेदों की तरफ लोग अपने आप लौट जाए। ठीक है, अब इन वेदों की वजह से देखो समस्या क्या हो गई थी, ये सब इनको एनालिसिस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इसके थ्रू एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी। वो प्रॉब्लम ये थी, हिंदू धर्म से लोग कन्वर्जन करना शुरू कर दिए थे, और वो कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में हो जाता था या इस्लाम में हो जाता था। और वो कन्वर्जन करते क्यों थे, क्योंकि उनके साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता था हमारे साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है, हिंदू धर्म में भेदभाव होता है, इसलिए ये कन्वर्जन करना शुरू कर देते। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आए और उन्होंने बोला कि भेदभाव की कोई नीति हिंदू धर्म में है ही नहीं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तब उन्होंने ये एनालिसिस करके लोगों को बताया, और इसके बाद उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट जिसको बोला जाता है। उस शुद्धि मूवमेंट के अंदर हुआ क्या, जितने भी लोग कन्वर्ट हो चुके थे हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी में या फिर इस्लाम धर्म में, ऐसे तमाम लोगों को वापस हिंदू बनाया जाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल रहा, काफी कंट्रोवर्सी हुई इससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कार्य को जब किया था तो एक सही नियत के साथ में किया था, इसलिए उनका ये एक सक्सेसफुल कार्य है। इसके अलावा दूसरा उन्होंने कार्य करना शुरू किया, वो था काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट। मतलब गाय को बचाने के लिए उन्होंने एक मुहिम चला दी। और गाय बचाने की मुहिम चलाने का मतलब क्या था कि वेदास में गाय को बहुत महत्व दिया गया है ना। वेदास में सबसे ज्यादा महत्व कौन से जानवर को दिया गया था, वो गाय को दिया गया था। तो उन्होंने बोला काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट के तौर पर इस मूवमेंट को चलाया जाए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो रोल है पूरे समाज को ये देने में, ये रोल कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में काउंट होता है। इससे समाज की बुराइयां भी दूर हो जाएंगी और साथ साथ में धार्मिक बुराइयां भी दूर हो सकती। ठीक है, फिर बता दो मैं ये सारी की सारी बातें या शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती के। ठीक है, आर्य समाज इनकी सबसे बड़ी स्थापना थी 1875 में, जब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। और आर्य समाज के लोगों को आज भी आप देख सकते हो कि आर्य समाज के लोग जो है वो बिना किसी धर्म में, बिना किसी जाति में भेदभाव किए बिना सभी लोगों को क्या करते हैं, ओपन इन्विटेशन देते हैं कि आप आए और हमारे यहाँ के रह सकते हैं। हाँ, ये मूर्ति विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ऐसी पूजाओं के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने आर्य मंदिर तो बहुत सारे बनाए, लेकिन उन मंदिरों के अंदर किसी भी तरीके की कोई टेम्पल्स बस बनना, अभी तो पता ही नहीं चला टेम्पल्स। उन मंदिरों के अंदर क्या हुआ, मूर्तियां जो थी वो नहीं लगाई गई। आर्य समाज के अंदर मूर्तियां नहीं लगाई गई, उसके बाद भी वो मंदिर कैसे, वो मंदिर ऐसे कि उसके अंदर क्या रख दिया गया, रिलीजियस टेक्स्ट को रख दिया गया, कुछ किताबें रख दी गई ऐसी कि